अच्छे दिन आए क्या, देश का सबसे बड़ा सर्वे हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। मोदी सरकार आज से ठीक 365 दिन पहले सत्ता में आई थी। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब देश और दुनिया में दो ही नारों की गूंज थी। ये दोनों नारे खुद मोदी ने दिए थे। अच्छे दिन आ गए और सबका साथ सबका विकास। एक साल पुरानी मोदी सरकार क्या अपने नारों को हकीकत में बदल पाई है? क्या देश में अच्छे दिन आए हैं? इस सवाल का जवाब राजनीतिक और तौर पर विरोधाभासी है, लेकिन मोदी सरकार कह रही है कि अच्छे दिन आ गए हैं, जबकि विरोधी भी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि अच्छे दिन के नाम पर जनता के साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है। लेकिन लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी है और इसीलिए मोदी सरकार के एक साल के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए इंडिया न्यूज आपको दिखाने जा रहा है देश का सबसे बड़ा सर्वे एजेंसी पोल एमएस ने मोदी सरकार के कामकाज पर देश के 22 राज्यों में अलग अलग तबकों के करीब 6000 लोगों के बीच रायशुमारी करके ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या मोदी के राज में अच्छे दिन आ गए। महत्वपूर्ण सवाल यही है कि अच्छे दिन आए क्या। एक साल पूरे हो जा रहे हैं और आज भी जोरदार बरसे हैं नरेंद्र मोदी मथुरा में। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं इस वक्त, और नावेद सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी से भी जुड़ चुके हैं। और भी मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल एक साल मोदी सरकार का रहा कैसा है और जो सर्वे हम दिखाने जा रहे हैं उसको लेकर हमारे गेस्ट के मन में क्या कुछ चल रहा है। और ये चीजें भय, भूख और भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी सरकार को अमली जामा क्या पहना पाई है, उनके जो वायदे और जो दावे थे। सबसे पहले दो प्रमुख सवालों के लिए हम रुक कर लेते हैं शीतल का। शुक्रिया चित्रा। आज प्रधानमंत्री ने मथुरा में बेशक ये कहा हो कि अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि एक साल में घोटाले नहीं हुए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगी, लाल फीताशाही खत्म हुई। लेकिन देश की जनता क्या सोचती है? हमारा पहला सवाल यही देश की जनता से था कि क्या भारत के वाकई अच्छे दिन आ गए हैं? तो 46%, सिर्फ 46% जनता मानती है अच्छे दिन आ गए हैं, और मेजोरिटी 49% कहती है कि नहीं, अच्छे दिन नहीं आए हैं। और 5% लोगों का ये कहना है कि वो कह नहीं सकते, वो इस पर अपनी राय नहीं बना पा रहे। तो बेशक प्रधानमंत्री ये कहें कि अच्छे दिन आ गए हो, लेकिन सिर्फ 46% जनता एक साल बाद उनके इस नारे, उनके इस वायदे पर भरोसा करती है। अगला सवाल हम देखें जो हमारे सर्वे का था, वो ये था कि क्या मोदी सरकार ने अपने चुनावी वायदे पूरे किए हैं? तो मोदी सरकार के चुनावी वायदों को लेकर 49% जनता संतुष्ट है। वो कहती कि हाँ, मोदी सरकार ने अपने चुनावी वायदे पूरे किए हैं। यानी विरोधाभास है इन दोनों पहले और दूसरे सवाल के जवाब में। जहां पहले सवाल में 46% जनता सिर्फ मानती है कि अच्छे दिन आ गए हैं, दूसरे सवाल में 49% जनता, मेजोरिटी ये मानती है कि हाँ, मोदी सरकार ने अपने वायदे पूरे किए हैं। 46% कहती है कि नहीं किए हैं, और 5% कहती है कि कह नहीं सकते। अब ये 5% किस ओर जाती है या नहीं जाती है, ये काफी अहम रहेगा। चित्रा, बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें हैं और ये सबसे जबरदस्त हो जाता है जानना, क्योंकि आज ही जन कल्याण रैली को संबोधित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बीच दो और खास मेहमान स्टूडियो में हमारा रुख कर चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ फॉर्मर प्रोफेसर जेएनयू के पुरुषोत्तम अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं। लेकिन पहला सवाल राजीव रंजन जी आपसे ही मेरा है, क्या भारत के लिए अच्छे दिन आ गए? ये सवाल जब हमने जाके जनता के बीच किया तो 46% लोगों ने माना है कि हाँ, अच्छे दिन आ गए, जबकि 49% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि अच्छे दिन नहीं आए हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो छवि बनी थी नरेंद्र मोदी जी की, अलादीन के चिराग की तरह से ये कहा जा रहा था कि सत्ता में आएंगे और इस देश में सब कुछ बदल जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए चले जाएंगे, राम राज कायम होगा, कानून का शासन होगा जी, और उद्योग से लेकर के कृषि के क्षेत्र में असीम संभावनाएं पैदा की जाएंगी। लेकिन जो प्रदर्शन है वो बेहद औसत है जी, और जिस औद्योगिक विकास को लेकर के लगातार एनडीए की सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने अभी कहा है कि वो पहले साल के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट नहीं है जी, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस देश में नहीं आया है, और जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने रैंकिंग बनाई है
दुनिया के औद्योगिक देशों की, उसमें भारत का लक्ष्य उन्होंने बनाया था कि 50 के अंदर 50 टॉप 50 कंट्रीज में हम आ जाएंगे। वो बहुत दूर है, हम 2 पायदान और नीचे उतरे हैं जी। तो हमारा ये कहना है कि जो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान की स्थिति है, उससे ये जरूर लगता है कि बातें बहुत बड़ी हैं। अकाउंट आप बोलते हैं खुल गया है, बिल्कुल बातें बहुत बड़ी हैं, अकाउंट खुल गया है, राजीव जी और ही है, तो फिर मतलब क्या है? राजीव जी ठीक है, माने आपकी बात, हमने मान ली, समझ ली, सुन ली, लेकिन क्या इस बात को आप मानेंगे या नहीं मानेंगे कि पिछले 1 साल में किसी घोटाले की खबर नहीं आई, जो प्रधानमंत्री आज मथुरा से बोल रहे थे? देखिए, घोटालों की बात तो अभी 1 वर्ष बहुत कम है इनका मूल्यांकन करने के लिए, लेकिन कई मंत्रालयों में गुप्तचरी की खबरें आई। एक केंद्रीय मंत्री के निवास पर गुप्तचरी की बातें आई। सीएजी ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कड़ी टिप्पणी दर्ज की पूर्ति उद्योग को लेकर के। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर क्लीन चिट अगर वो खुद को दे रहे हैं तो ये पीठ को थपथपाने की बात है। कई मंत्रालयों के जो संकेत हैं, ये जरूर लगता है पहले से बहुत कुछ बदला नहीं है। चलिए, बहुत कुछ बदला नहीं है। इसी सवाल के साथ मुकेश नायक जी का मैं रुख करूंगी। राजीव रंजन जी, आपकी बात मैं समझ गई। मुकेश नायक जी, क्या भारत के लिए अच्छे दिन आ गए हैं? 49% लोग नहीं में जवाब देते हैं, 46% हाँ में जवाब देते हैं। इस बात से कांग्रेस पार्टी कितना इत्तेफाक रखती है? आज उन्होंने जनता से ये नहीं पूछा कि अच्छे दिन आ गए हैं, आज जनता से उन्होंने ये पूछा कि बुरे दिन चले गए हैं, बुरे दिन चले गए हैं। ये नहीं पूछा कि अच्छे दिन आ गए हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के लिए बुरे दिन आए हैं। भाषण में मोदी जी ने आपके लिए, मुकेश जी, आपके लिए कहा कि जिन लोगों ने 10 साल लूट मचाई, जिन लोगों ने 10 साल लूट मचाई, उनके अच्छे दिनों की गारंटी मैंने नहीं ली थी, लेकिन बाकी देश के अच्छे दिन आ गए हैं। आप शायद ये वाला पॉइंट मिस कर गए भाषण में। शीतल जी, अगर आपने प्रश्न पूछा है तो कृपा करके मुझे बोलने दें। ये बहुत गंभीर विषय पर बातचीत हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो वो बोलना चाहते थे उन्होंने वो बोला, जो देश की जनता सुनना चाहती थी वो उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान जिन बातों को मुख्य मुद्दा बनाया था उस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। आज उपलब्धियों पर बात नहीं की उन्होंने। एक चुनावी भाषण था उनका पूरा का पूरा। उन्होंने कहा क्या कि काला धन 100 दिन के अंदर आएगा, क्यों नहीं आया? 15-15 लाख रुपए इस देश के हर आदमी के खाते में चले जाएंगे, वो क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा था भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, वो क्यों नहीं बना? जी बताइए, आज ये हालत है शीतल जी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के बाजारों की। सोने की चिड़िया, प्लीज मुकेश जी, आप राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं, मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं। सोने की चिड़िया बन जाएगा, ये तो उतना रियलिस्टिक नहीं। इस बात को तो आप भी मानते हैं। 10 साल में आपने बना दिया सोने की चिड़िया, या 60 साल में? हमने कब कहा था कि सोने की चिड़िया बना देंगे? हमने कब कहा था कि हम काला धन 15-15 लाख रुपए सबके खातों में डाल देंगे? हमने जो कहा वो किया। हमने देश के 67% लोगों को फ्री में अनाज दिया भारतवर्ष में। हमने भू अधिग्रहण कानून लाकर किसानों के हितों को सुरक्षित किया। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बहुत सारी उपलब्धियां यकीनन आपने हासिल की होंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी को इसी वजह से 1 साल पहले संपूर्ण बहुमत के साथ देश की जनता ने केंद्र में भेजा। आपकी बात मुकेश जी मैं समझ गई, लेकिन प्रदीप जी आपका मैं रुख करना चाहूंगी। जब लोगों के बीच जाकर हम ये सवाल पूछते हैं, क्या मोदी सरकार ने अपने चुनावी वायदे पूरे किए और कर रही है सरकार, क्या आपको लगता है कि वो पूरे कर लेगी? तो उस पर 49% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 46% नहीं मानते हैं। ये क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए, आपके दोनों सवालों में जो एक विरोधाभास दिख रहा है, उसका एक कारण ये है कि अच्छे दिन आए या नहीं, ये बड़ा सब्जेक्टिव है जी। हमारे हो सकता है आ गए हों और आपके ना आए हों, या आपके आ गए हों हमें न लग रहा हो, तो अलग अलग लोगों की परिस्थितियों पर है। लेकिन अच्छे दिन की जब बात होती है तो देश में एक सामान्य वातावरण की बात होती है। आप अगर देखिए तो पिछले 1-1.5 महीने से सत्ताधारी दल के नेता, प्रधानमंत्री भी शामिल हैं उसमें जी, जो एक्सपेक्टेशन का लेवल है, उम्मीद का जो स्तर है, उसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अमेरिका में जाकर कहा कि जो उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी सरकार से चुनाव के दौरान जो बनी थी वो अनरियलिस्टिक है। बिल्कुल। तो अगर आप याद करें तो चीन में अभी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हिंदी फिल्म के एक गाने की एक पंक्ति सुनाई थी कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, लेकिन उसकी अगली लाइन जो है सुख भरे दिन आयो रे, वो उन्होंने नहीं सुनाई। आज के भाषण में भी
उन्होंने कहा कि बुरे दिन गए प्रदीप जी, वो सुख भरे दिन उन्होंने जनता से बुलवाया था वो, क्योंकि मैं उस भाषण के दौरान मौजूद थी। उन्होंने कहा दुख भरे दिन बीते रहो भैया, और फिर जनता आगे से बोली कि सुख भरे दिन आए रे। हाँ, लेकिन आप देखिए तो एक लगातार कोशिश ये चल रही है कि किसी तरह से जो उम्मीद का स्तर है वो थोड़ा नीचे आए, रियलिस्टिक हो जी। अगर एक साल पहले से आज की तुलना करें तो क्या कोई बदलाव नहीं आया है, ये कहना गलत होगा। क्या सरकार से जो उम्मीदें थी उसके अनुरूप सरकार ने परफॉर्म किया है? तो नहीं। तो इन दोनों के बीच सच्चाई कहीं है कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है, ये भी सही नहीं है, लेकिन सब कुछ सरकार ने जो कहा था, जो उम्मीद थी, उसके अनुरूप हो चुका है एक साल में। ऐसा भी नहीं हुआ। कोशिशें करती हुई सरकार दिखाई दे रही है। अभी तक जमीन पर भले ही चीजें हमें उस रूप में नजर नहीं आ रही हो, लेकिन कोशिश नरेंद्र मोदी की ओर से की जा रही है और इस बात को जनता स्वीकार कर रही है, ये कहते हुए कि क्या मोदी सरकार अपने चुनावी वादे पूरे कर रही है। 49% लोग इसका जवाब हाँ में देते हैं। पुरुषोत्तम जी, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जहां तक प्रदीप जी ने बहुत सही बात कही है कि सरकार अपेक्षाओं का स्तर अब नीचे लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन समस्या ये है कि अपेक्षाओं का ये स्तर सरकार ने और सरकार के नेताओं के बात करने के लहजे ने ही उत्पन्न किया था। जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आप कहते हैं कि 16 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे और 17 को बांग्लादेशी बोरिया बिस्तर बांध लेंगे, जब आप ये कहते हैं कि 100 दिन में काला धन आ जाएगा और आप में से हर एक के खाते में 15 लाख की वृद्धि हो जाएगी, तो ये अपेक्षाओं का स्तर आप बाद में आपका आपके अध्यक्ष कह देते हैं कि वो तो एक चुनावी जुमला था। तो ये अपेक्षाओं का ये स्तर ऐसा नहीं है कि कोई विपक्ष ने खड़ा कर दिया, वो आपने खड़ा किया था। जहां तक जनता का सवाल है, देखिए, जनता जो है वो राजनीतिक पार्टियों की तरह या टिप्पणीकारों की तरह हड़बड़ी में फैसले नहीं देती। वो ये मान रहे हैं, आपके सर्वे में मुझे कोई विरोधाभास नहीं दिखता, उनको लग रहा है कि सरकार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अच्छे दिन आए वाए नहीं है। जहां तक सवाल इस बात का है कि सुख भरे दिन, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसके सुख भरे दिन, किसके दुख भरे दिन, ये सब्जेक्टिव है। अब मिसाल के तौर पर अगर स्वास्थ्य के खर्चे में केंद्रीय बजट में 5,500 करोड़ की कमी कर दी जाए, शिक्षा में लगभग 13,000 करोड़ की कमी कर दी जाए, पेयजल में लगभग 8,000 करोड़ की कमी कर दी जाए, तो मालूम पड़ जाएगा कि सुख भरे दिन किसके आ रहे हैं और किसके दुख भरे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर बात अगर हम करते हैं तो जो सरकार के नीतिगत फैसले हैं, और इस बात को हम ध्यान में दें कि किसी भी सरकार का जो बजट है वो उसका बुनियादी आर्थिक नीति का दस्तावेज होता है, बाकी सब चीजें भाषणबाजी है। बिल्कुल। बजट क्या कहता है मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है, और बजट जो कह रहा है वो, माफ कीजिएगा, कम से कम आम जनता के लिए अच्छे दिनों का संकेत बजट तो नहीं करता। आपका मानना यही है कि बजट के लिहाज से अच्छे दिन अभी नहीं आए। और आवंटन जो है वो आप सारे सामाजिक सेक्टर के आवंटन लगातार घटा रहे हैं, जबरदस्त रूप से घटा रहे हैं। कारपोरेट टैक्स आप 30 से 25% कर रहे हैं, तो आप किसके लिए अच्छे दिन ला रहे हैं वो दिखता है। महत्वपूर्ण बातें पुरुषोत्तम जी की ओर से की गई हैं, और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब सीधे जनता के बीच जाकर हमने लिया है, क्योंकि एक साथ पूरे कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। ऐसे में क्या अच्छे दिन आए हैं, क्या मोदी वायदों को पूरा कर रहे हैं, विदेशों में उनकी स्थिति क्या रही, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर किस तरह से कदम उठा रही है सरकार, इस पर जनता ने क्या दिए हैं जवाब, इस पर आपको आंकड़े दिखाएंगे। और बेहद दिलचस्प ये आंकड़े हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल पूरा होने पर किया गया है। ब्रेक की बात। 125 करोड़ लोगों को 365 दिनों का हिसाब देने के लिए आया हूं। नरेंद्र मोदी ने मथुरा की रैली में आज जब ये बातें कही तो वहां पर एक बार फिर से मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, एक सरकार में नरेंद्र मोदी जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं क्या? हमने 22 राज्यों के 6,000 लोगों से बातचीत की है और अगले 2 सवालों के लिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं शीतल का। बिल्कुल, और अगले 2 सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प है, क्योंकि ये दर्शाते हैं कि भले ही सरकार को लेकर क्रिटिसिज्म हो रही हुई हो, निंदा हुई हो कुछ मसलों को लेकर, लेकिन नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं आ रहा है और लोगों ने उन्हें अहम मुद्दों पर भी बरी किया है, उनको बिल्कुल पाक साफ करार दिया है। तीसरा सवाल हमारा चित्रा यह है कि क्या मोदी सबका साथ सबका विकास के नारे को हकीकत में बदल पाए हैं? तो इस पर 47% जनता बोलती है कि हाँ, वो सबका विकास, सबका साथ सबका विकास के नारे को हकीकत में तब्दील कर पाए हैं। 43% का मानना है नहीं, और 10% कह नहीं सकते, जो अपने आप में एक अहम आंकड़ा है। अगला सवाल हमारा ये था कि क्या आप मानते हैं कि पिछले 1 साल में हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ा है? तो हाँ बोलते हैं 51% लोग कि हाँ, पिछले 1 साल में हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ा है। 37% कहते हैं कि नहीं, हिंदू राष्ट्रवाद नहीं बढ़ा है, और 12% कहते हैं कि कह नहीं सकते, अपने आप में फिर एक अहम आंकड़ा। चित्रा, बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि सबका साथ सबका विकास को लेकर बार बार ये सवाल खड़े होते हैं कि एक
पर्टिकुलर तबके को नरेंद्र मोदी सरकार अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन देश की जनता की राय काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। 47% लोग नरेंद्र मोदी के साथ यहां पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी सवाल के साथ समाजवादी पार्टी का मैं रुख कर लेती हूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता नावेद सिद्दीकी साहब लगातार बने हुए हैं। नावेद साहब, सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, ऐसा है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मोदी जी की जो एक वर्ष हो रहा है जी, तो ये वर्ष जो बीता है ये किस तरह से बीता है ये आप भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, हम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जनता भी बहुत अच्छी तरह से समझ गई है। एक बहुत खूबसूरत शेर है कि ख्वाब का रिश्ता हकीकत से न जोड़ा जाए, ख्वाब का रिश्ता हकीकत से न जोड़ा जाए, आईना है इसे पत्थर से न तोड़ा जाए। तो यही इन्होंने किया है कि ख्वाब दिखाया है और ख्वाब दिखाकर ये आए हैं जी। इनका डबल फेस रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा डबल फेस रहा है। एक फेस तो कहता है कि हम सबके साथ हैं, सबका साथ सबका विकास, और दूसरा इन्हीं के पार्टी के सांसद, इन्हीं के पार्टी के लोग एक हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ संगठन जो इनके साथ मिलकर चल रही थी, चाहे वो वीएचपी हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, वो लोग भी अपनी बातें कर रही हैं, साथ साथ वो भी एक पैरेलल बिल्कुल आपकी बात मैं समझ गई। और ये महत्वपूर्ण तब और ज्यादा हो जाता है जब प्रधानमंत्री की ओर से इस पर पूरी तरह से कोई स्पष्टीकरण नहीं आता है। चित्रा, यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के नेता अनिल बलूनी जी जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि मैं रुक कर लेती हूँ। बिल्कुल चित्रा, इससे पहले कि बलूनी जी के पास हम चले, आप अपना सवाल उनसे जरूर पूछें। मैं पुरुषोत्तम जी से जानना चाह रही हूँ कि ये जो 2 सवालों के नतीजे हमारे पास आए हैं, इसमें ये विरोधाभास क्यों है? अगर सबका साथ सबका विकास 47% जनता मान रही है, तो फिर 51% ये भी मान रही है कि हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ा है। नहीं, इसमें विरोधाभास स्पष्ट है कि लोग ये मान रहे हैं कि मोदी जी के बावजूद ऐसा हो रहा है। लोग अभी भी मोदी जी को ये एक तरह से छूट दे रहे हैं कि शायद मोदी जी ऐसा नहीं चाहते, उन्होंने पहले जो भी किया हो, लेकिन अब वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संघ परिवार और जो उनके दूसरे साथी हैं वो उन्हें शायद उस दिशा में नहीं जाने दे रहे हैं। और इसलिए ये जो फर्क है 51% और 37% का, कि 51% लोग मान रहे हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ा है, 37% मान रहे हैं कि नहीं बढ़ा है, ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे मालूम पड़ता है कि लोगों को कहीं ना कहीं एहसास है कि मोदी जी और संघ परिवार के बीच में तनाव है। उस तनाव की अभिव्यक्ति इस विरोधाभासी आंकड़े में हो रही है। इस विरोधाभासी आंकड़े में उस तनाव की अभिव्यक्ति हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण और भी कई सवाल हैं जिनका जवाब आगे हम जानेंगे। अनिल बलूनी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन। उनके पास बेचैन भारत को अपने दबंग नायक नरेंद्र मोदी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि उम्मीदों का पहाड़ उन्होंने खड़ा किया था चुनावों के दौरान। 1 साल में हालात बदले हैं क्या? इसको लेकर अब हमारा 5वां और 6वां सवाल क्या है और इस सवाल का जनता की ओर से जवाब क्या दिया गया है, ये जानने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं शीतल का। शीतल। बिल्कुल चित्रा, देश की जनता ने भले ही सरकार पर सवालिया निशान कई अहम मुद्दों को लेकर लगाया हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस कदर बरी वो कर रही है, वो अगले सवाल के जवाब के तौर पर आप देखिए और सुनिए। अगला सवाल है, क्या घर वापसी जैसी घटनाओं के लिए मोदी पर आरोप लगाना ठीक है? तो 71% जनता इस देश की ये मानती है कि उन पर यह आरोप लगाना ठीक नहीं है। इन घटनाओं के लिए मोदी जिम्मेदार नहीं है। 71% जनता ये मानती है। केवल 17% जनता मानती है कि मोदी पर आरोप लगाना सही है और वो इसके लिए जिम्मेदार है, और 12% फिर कह नहीं सकते, जो अपने आप में एक बड़ा और डिसाइसिव आंकड़ा है। अगला सवाल हम लें, 6ठा सवाल जो हमारा इस सर्वे का था वो ये था कि क्या मौजूदा सरकार में आप खुद को आतंकवाद से सुरक्षित महसूस करते हैं? तो एक बार फिर प्रधानमंत्री की उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा कि 57% जनता कहती है कि हाँ, इस माहौल में हम खुद को आतंकवाद से सुरक्षित महसूस करते हैं। 33% जनता को लगता है कि नहीं, और 10% अनडिसाइडेड है, वो तय नहीं कर पा रही है। चित्रा। बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि करीब 1 दशक में अगर हम देखें तो ये पहला साल है जब कोई बड़ी आतंकवादी घटनाएं हिंदुस्तान में नहीं घटी हैं। लेकिन हमारे साथ अनिल बलूनी जी जुड़ चुके हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के। और अनिल जी, महत्वपूर्ण सवाल, और जाहिर तौर पर आप बहुत खुश भी होंगे जब ये सवाल हमने लोगों के बीच जाकर पूछा, क्या घर वापसी जैसी घटनाओं के लिए मोदी पर आरोप लगाना ठीक है? 71% लोग बोलते हैं कि बिल्कुल नहीं। आपकी टिप्पणी। देखिए, जो आपका जो सर्वे है वो काफी ठीक है, जो दिख रहा है। और देखिए, 1 साल का जो हमारा कामकाज पे आप बात करें, मैं देर से जुड़ा हूं इसलिए जरूर थोड़ा समय लूंगा जी, कि 1 साल के अंदर हमारी सरकार ने जिस प्रकार से काम किया, एक जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, जनता के द्वारा प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल चुना गया है। और इसलिए आज हमने प्रधानमंत्री जी ने मथुरा से पूरे देश को अपने 1 साल के कामकाज का पूरा ब्यौरा भी दिया। हमारी सरकार जनता के प्रति जवाबदेही है,
जो 10 सालों तक सरकार रही वो एक परिवार के प्रति जवाबदेही वाली सरकार थी, प्रधानमंत्री की जवाबदेही जनता के प्रति नहीं थी, इसलिए वो उनका जनता को जो कोई संवाद भी नहीं रहता था। एक साल के अंदर चित्रा जी देखिए कि ये एक विजिबल सरकार है जी। 10 सालों से ऐसा लगता है कोई सरकार है कि नहीं पता नहीं लगता था। किस प्रकार से एक साल पहले फ्लैशबैक पे आप जाएंगे तो लोग भ्रष्टाचार से त्राहिमाम थे, परेशान थे, रोज नए घोटाले, 12 लाख करोड़ के घोटाले, 80-90 घोटाले, बड़े घोटाले निकल के आ रहे थे। लेकिन हमने कहा कि न खाता हूं न खाने देता हूं का नारा दिया, और एक साल के अंदर कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, हमारे प्रतिपक्ष के लोग बैठे हैं, एक आरोप तक हमारे दामन पे नहीं चस्पा पाए। सिद्ध करना तो दूर की बात है, देश के अंदर एक स्वच्छ सरकार देने का जो हमारा वादा था वो हम लोगों ने पूरा किया। चलिए इसका जवाब जो आपके सरकार है ये एक विजिबल सरकार है। ये सरकार आप हमारे साथ देर से जुड़े हैं अनिल जी, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए बाकी के भी सवाल जानना और उनके जवाब जल्दी से बता देती हूँ मैं आपको। सर सुन लीजिए, पहला हमारा सवाल था क्या भारत के लिए अच्छे दिन आ गए हैं? 49% लोग मानते हैं नहीं, 46% हाँ में जवाब देते हैं। दूसरा सवाल, क्या मोदी सरकार ने चुनावी वायदे पूरे किए हैं? 49% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 46% मानते हैं कि नहीं। तीसरा सवाल, क्या मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के नारे को हकीकत में बदल पाई है? हाँ में जवाब देते हैं 47%, 43% लोग नहीं में जवाब देते हैं। यानी कि शुरू के दो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो आपकी मुश्किलें भी बढ़ाने वाले हैं। जिन उम्मीदों के तहत मोदी सरकार सत्ता में आई थी वो उम्मीदें पूरी तरह से तो अभी तक जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसी वजह से ये चिंता का सबब भी हिंदुस्तान के लिए बन गया है। नरेंद्र मोदी ने वायदे तो कर दिए, देखिए पूरे कैसे करेंगे? देखिए हमारी सरकार को एक वर्ष हुआ है जी। हमने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए, बहुत सारे हमने कार्यक्रम शुरू किए हैं, कुछ कार्यक्रम आगे बढ़ना शुरू है, कुछ को हमने उसकी तैयारी पूरी कर ली है, बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए। निश्चित तौर पे एक साल का समय इतना समय नहीं कि हम सारी योजनाओं को आप सोचो कि बिल्कुल पूरा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमने काम शुरू कर दिया है, देश के अंदर काम दिखने लगा है। जिस प्रकार से आप देखिए कि जनधन योजना में हमने 15 करोड़ लोगों के खाते खोल दिए। एक छोटी सी बात है, ये सरकार कैसे आम लोगों के बारे में सोचती है। लोग घूमते थे अटेस्टेशन कराने के लिए गजेटेड ऑफिसरों के पास, हमने एक कानून खत्म करके अटेस्टेशन का कानून खत्म कर दिया। ये सरकार हर आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए काम कर रही है। ठीक है अनिल जी, आपकी बातें हमने सुनी समझी और जनता ने भी इसे सराहा इस सर्वे के मुताबिक। लेकिन हमारा जो सर्वे का सवाल था कि क्या जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है आतंकवाद से, तो ये सुरक्षा की भावना जो जनता के अंदर आई है, 57% जनता ये मानती है। मैं मुकेश जी से और राजीव जी से दोनों से ये सवाल पूछूंगी कि यह सुरक्षा का भाव जनता के अंदर कम हुआ है, क्या इसे आप सराहेंगे? देखिए, मैं जनता के जम्मू मन में जो कश्मीर में सुरक्षा का भाव है उसके लिए बड़ी संख्या के लोगों का नाम मैं यही लूंगा। जूलियो रिबेरो का नाम देश जानता है कि उन्होंने पंजाब के लिए क्या किया। आतंकवाद के उस दौर में पंजाब के लिए जो उन्होंने एक बड़े पुलिस अफसर के तौर पर जो अपनी भूमिका अदा किया उसको देश कभी नहीं भूलेगा। लेकिन जूलियो रिबेरो ने जिस तरह से इस सरकार के नीतियों को लेकर के सबका साथ सबका विकास के नारे पर सवाल उठाया है, मुझे लगता है वो बड़ा सवाल है। जनता की बात करिए, जनता का मैंडेट था। मुकेश जी, जनता सलाह रही है, आप किस तरह आप तो जनप्रतिनिधि हैं, किस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं? मुकेश जी, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, जनता जूलियो रिबेरो जैसे लोगों को दुष्प्रचार का माध्यम बना रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में लोगों की बात सुनिए। अगर जूलियो रिबेरो जैसे लोगों की बात आपको हवा में उड़ा देंगे, अरुण शौरी क्या बोलते हैं उसको हवा में उड़ा देंगे, और औद्योगिक वातावरण को लेकर के दीपक पारेख की चिंताएं क्या है उनको हवा में उड़ा देंगे। सीआईआई क्या सुरक्षा की बात। बिल्कुल राजीव जी, आपकी बात मैं समझ गई, लेकिन मुकेश जी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात को तो आप स्वीकार करेंगे ना कि एक दशक में ये पहला ऐसा साल है जब कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई। दूसरा जिक्र जम्मू कश्मीर में चुनावों का मैं कर देती हूँ, वहां पर भी शांतिपूर्वक चुनाव करवा लिए गए। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, उल्फा के साथ बातचीत भी इसी सरकार ने शुरू की है। तो ये बातें तो सराहे जाने योग्य हैं। आप क्यों नहीं कहते कि मोदी सरकार कम से कम इस मोर्चे पर अच्छा काम कर रही है? कबूल कीजिए। मुकेश नायक, मैं 2 प्रश्न पूछता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं। पहली बात ये बता दें बीजेपी के प्रवक्ता
कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे क्यों फहराए जा रहे हैं। और ऐसे अलगाववादियों के साथ मिलकर बीजेपी ने वहां सरकार बनाई, बेमेल गठबंधन किया। सरकार बनने के 4 दिन बाद तक 1200 लोगों की हत्या करने वाले एक आदमी को वहां पर छोड़ दिया गया। दूसरा प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूं कि एलएसी में कितनी बार पाकिस्तान और भारत के बीच में गोलीबारी हुई 1 साल में, जरा इसका ब्यौरा दे दे। इस वायदे का क्या हुआ? सरकार ने जो कहा था कि अगर एक सिर कटेगा तो 10 सिर काटकर वो लाएंगे, इस वायदे का क्या हुआ? जल्दी से जवाब ले लेते हैं। धारा 370 ये कब खत्म कर रहा है? चुनाव में कहा था, ये बताएं। ये बताएं कि कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास और वापसी कश्मीर में कब होगी? अनिल बलूनी जी, इस सवाल का जवाब दीजिए जो कांग्रेस पार्टी खड़ा कर रही है। बिल्कुल समझ गई सर मैं आपकी बात। चुनाव के बाद टह करने लगते हैं। जी अनिल जी। देखिए, मुकेश जी ने जो कश्मीर की बात की है, अरे भैया मुझे बोलने तो दो, बोलने तो दो मुझे। अरे सुन तो लीजिए। देखिए, ऐसा है तो कश्मीर की जो बात कर रहे हैं, कश्मीर को हम लोग सही दिशा में ले जा रहे हैं, कश्मीर में हम ठीक कर रहे हैं। और कश्मीर में जो झंडे फहराए गए, जो कश्मीर में जो हालतें की हैं, उसके लिए कई जिम्मेवार मुकेश जी आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी की सरकारों ने कश्मीर में। सुनिए, आप जवाब नहीं सुनना चाहते। आपकी सरकारों ने जिस तरह कश्मीर की हालत की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके मनमोहन सिंह तक आप लोगों ने जो दुर्दशा करके रखी, उसको ठीक करने में हमको समय लगेगा। अनिल जी, आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से बताइए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रही हूँ। जी, हम देखिए, हम बिल्कुल कश्मीर के अंदर बिल्कुल सही दिशा में काम चल रहा है। एलओसी में देखिए, हमने कभी भी अभी तक कुछ दिनों तक जब कश्मीर में चुनाव था, बिल्कुल, यानी कि आप कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रदीप जी, आपको मैं लाना चाहूंगी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आतंकवाद इस देश के लिए एक बहुत गंभीर समस्या, एक ऐसा नासूर जिसको खत्म कैसे करें, इस पर बहस बार बार होती थी। लेकिन कम से कम 1 सालों के दौरान बड़ी आतंकवादी घटना का नहीं खतना, क्या मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि इसको माना जा सकता है? निश्चित रूप से माना जाना चाहिए। देखिए, जिस तरह की आतंकवाद की घटनाएं हुई, आप मुंबई से शुरू कीजिए 2008 की, उसके बाद से जो लगातार हमने अपने इंटेलिजेंस के सिस्टम को सुधारने की कोशिश की है, सुरक्षा का जो पूरा सरंजाम है उसको जो है जिस तरह से सुदृढ़ करने की कोशिश की है, ये उसका नतीजा है। सरकार के बदलाव का भी असर है, सरकार की जिस तरह की नीति आतंकवाद को लेकर है, जीरो टॉलरेंस की, उसका भी असर है। लेकिन ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसका हमको इस समय फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, कि हमने जो अपना लोकल इंटेलिजेंस है, अपना जो इंटेलिजेंस है उसको मजबूत किया है। घटना होती है तो हमको पता चलता है, लेकिन हमारे इंटेलिजेंस इनपुट की वजह से कितनी घटनाएं रुक जाती हैं, ये हम लोगों को नहीं पता चलता है। तो निश्चित रूप से इस सरकार की ये उपलब्धि मानी जानी चाहिए कि 1 साल में कोई बड़ी आतंकवादी घटना नहीं हुई। पुरुषोत्तम जी, नहीं, देखिए, प्रदीप जी ने जो बात कही उसी को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की उपलब्धियों को लेकर के राजनीति करना जो है ना, वो अच्छी बात नहीं है जी। क्योंकि एनआईए का गठन मोदी सरकार ने नहीं किया है, इंटेलिजेंस को मजबूत मोदी सरकार ने नहीं किया है। 1 साल में ये सब नहीं हो जाता और उसके नतीजे भी नहीं दिखते। बिल्कुल, ये 2008 के बाद असल में हिंदुस्तान का सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट चौंका, उसकी नींद खुली और उसके बाद कुछ जरूरी कदम उठाए गए और उनके नतीजे ये हैं कि आप आज 1 साल ये कह सकते हैं कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जहां तक बात कश्मीर की है, कश्मीर के घटनाक्रम का एक बहुत बड़ा लाभ है और वो लाभ ये है कि अब कम से कम अगर मान लीजिए 5 साल बाद भाजपा को विपक्ष में बैठना हुआ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि धारा 370 से लेकर के कश्मीर के मसले को हैंडल करने तक के सवालों पर भाजपा उस लापरवाही से बात नहीं करेगी जैसे वो पिछले 50 साल से करती है। अब भाजपा को ये मालूम है कि कश्मीर का एक खास स्टेटस है, कश्मीर की एक खास पॉलिटिक्स है और मैं बड़ी बड़ी बातें करके ना सरकार चलाई जा सकती है ना कश्मीर को समझा जा सकता है। बिल्कुल, इस अनुभव ने भाजपा को 1 मिनट ये सिखा दिया। दूसरी बात, जहां तक शांतिपूर्ण चुनावों की है, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भाजपा के सहयोग से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री ने कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनावों का श्रेय भारतीय सेना या इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया था, बल्कि पाकिस्तान और आतंकवादियों को दिया था। विडंबना की बात यह है। इसलिए मुझे लगता है कि सिक्योरिटी जैसे नाजुक मुद्दे पर हमें ना तो इधर से ना
उधर से, हमें इस पर ब्राउनी पॉइंट से स्कोर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कश्मीर जैसे मसलों पर लेकिन पुरुषोत्तम जी, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य वापस नहीं लिया था। लेकिन पुरुषोत्तम जी, जनता अगर 57% सुरक्षित महसूस कर रही है, भले ही ये सारी तमाम कोशिशें एनआईए का गठन और तमाम लोकल इंटेलिजेंस को मजबूत करना पिछली सरकार के कार्यकाल से हो रहा हो, लेकिन अगर आज की तारीख में पिछले एक साल में 57% जनता सुरक्षित महसूस कर रही है, तो क्या इसे हम मनोवैज्ञानिक माने या नहीं? मनोवैज्ञानिक देखिए, इसमें एक बहुत सीधी सी बात है कि पिछले साल भर में कोई घटना नहीं हुई है तो जनता उसके लिए महसूस कर रही है कि नहीं हुई है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि उस घटना के ना होने के पीछे जो कारण है उसमें एक बहुत बड़ा कारण सन 2008 की घटना के बाद हिंदुस्तानी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का अपने आप को टाइटन अप करना है। असली कारण वो है उसका। और हमने खुद को आधुनिक बनाने की भी कोशिश की ताकि इस स्थिति से हम निपट सके। एक छोटा सा जवाब अनिल जी, लेकिन आपसे मैं लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं ब्रेक पर जाऊंगी। महत्वपूर्ण बातें धारा 370 को लेकर यहाँ पर पुरुषोत्तम ने उठाई हैं, उस पर तो बीजेपी की स्थिति समझ में ही नहीं आ रही है कि है क्या। देखिए, धारा 370 में हमारी स्थिति बड़ी स्पष्ट है। धारा 370 को जम्मू कश्मीर की सरकार हटा नहीं सकती है। धारा 370 के संसद के अंदर एक नंबर चाहिए, जब वो नंबर होगा तो उसके बाद बात की जाएगी। एक ऐसा तो है नहीं कि धारा 370 को जम्मू कश्मीर की सरकार को हटानी हो या सिंपल मेजोरिटी के साथ हटानी हो। जिस दिन वो नंबर होगा उससे हमारी स्थिति धारा 370 पे हमारी पार्टी की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। दरअसल हिंदुस्तान की दिक्कत भी है कि बहुत सारे ऐसे वायदे होते हैं जो चुनावों के वक्त जुमले बनकर उछल जाते हैं, लेकिन जब उनको अमली जामा पहनाने की बारी आती है तो सरकारें अपने आप को पीछे खींच लेती हैं। फिलहाल जनता के बीच जाकर हमारे कई महत्वपूर्ण सवाल रहे, उनका क्या जवाब मिला है और देश की जनता नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर क्या कहती है, इसका जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। ब्रेक। मोदी सरकार आज से ठीक 365 दिन पहले सत्ता में आई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अच्छे दिन आ गए, क्या लोगों के जीवन स्तर में किसी तरह का सुधार देखा गया है? नरेंद्र मोदी ने जितनी भी योजनाओं को लॉन्च किया है उनमें सबसे बेहतर कौन है? ये तमाम हमारे सर्वे के सवाल थे जिनका जनता ने बेहद बेबाकी से जवाब दिया है। 7वें सवाल के लिए रुख कर लेते हैं शीतल का। शीतल। बिल्कुल चित्रा, बेहद अहम सवाल और विपक्ष भी इसी पर अक्सर टीका टिप्पणी करता है कि मोदी सरकार ने कोई पहल नहीं की। हमारा सवाल था मोदी सरकार की सबसे बेहतरीन पहल कौन सी है? उसमें उनकी जो 4 में प्रमुख योजनाएं थी वो हमने रखी थी। इस पर 28% जनता जो देश की है वो ये मानती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनकी सबसे बेहतरीन पहल है। 28% सबसे ज्यादा जनता मानती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे बेहतरीन पहल है। उसके बाद 21% मेक इन इंडिया, जिसकी बात वो हर मंच से करते हैं, मेक इन इंडिया की पहल को सबसे बेहतरीन मानती है। फिर स्वच्छ भारत मिशन को 19%, हालांकि स्वच्छ भारत मिशन का हाल हम सभी ने देखा है क्या हुआ है, और 13% जनधन योजना को सबसे अहम मोदी सरकार की पहल मानती है। चित्रा। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस योजना की शुरुआत हरियाणा से की थी नरेंद्र मोदी ने और इसको सबसे ज्यादा सराहा गया है। इस पर आपकी टिप्पणी मैं ले लेती हूं मुकेश जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कम से कम ये एक ऐसी योजना है जिससे खुद को लोगों ने जोड़ लिया है और लोग बहुत सराह रहे हैं मोदी सरकार के इस कामकाज को। केवल नारा दिया मोदी जी ने, भाषण दिया, काम कुछ नहीं किया। मेनका गांधी जी ने मुख्य जो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है उसको आप पढ़ लें। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि जो महिला बाल विकास में बजट की कमी की है उसके कारण भारत की 10 करोड़ महिलाएं और मां, यानी मां और बेटियां, 10 करोड़ मां और बेटियां कुपोषण की शिकार होंगी और कुपोषण के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा अभियान प्रभावित होगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पूरे देश में महिला शिक्षा को निःशुल्क किया मनमोहन सिंह जी ने। उनको स्कॉलरशिप दी, यूनिफॉर्म दिया, पाठ्य पुस्तकें दी, उनको साइकिलें दी और पूरे देश में महिला शिक्षा को निःशुल्क किया मनमोहन सिंह की सरकार ने। इन्होंने कौन सा निर्णय किया? इन्होंने तो बजट भी कम कर दिया महिला शिक्षा का। दूसरी चीज मैं कहूंगा, पूरे भारत में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, हर दिन 9 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, हर दिन 22 बच्चियां गायब होती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोकसभा में इस सरकार ने जो स्टैटिस्टिक्स दी है, इस सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। मुकेश जी आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बलात्कार जैसे ऐसे मामले जिस पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और देखिए प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजीव जी आपसे मैं जानना चाहूंगी, स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेक इन इंडिया, इनमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मेक इन इंडिया को काफी ज्यादा लोगों ने सराहा है। जेडीयू की इस पर टिप्पणी क्या है? बेटी को लेकर के, बेटी
क्या उसे बोलेंगे हम, बेटी बचाओ बेटी को पढ़ाओ और बेटियां ज्यादा पैदा हो, इस योजना का। हाँ जी। तो एक विरोधाभास जो हरियाणा की सरकार का है वो तो देश के सामने है कि स्वामी रामदेव उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और जिस तरह से उन्होंने पुरुष संतान उत्पत्ति के औषधि के निर्माण को लेकर के और उस नाम को नहीं बदलने की बात कह करके जिस तरह से देश की बेटियों का अपमान किया है, और वो उस राज्य सरकार के ब्रांड एम्बेसडर है जहां से इस बड़ी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने किया। नहीं, ये तो राजनीति के बाद देखिए, इस पर तो सबको रोक लगानी चाहिए। इस पर तो बिहार में आपको उनका जो भी पैक सामान जाता है उसको बैन कर देना चाहिए। इस पर हम नहीं जाते हैं। सर्वे के नहीं, हम रामदेव पर क्यों जाए? हम नरेंद्र सर्वे में 28% जनता इसको सराह रही है। राजीव जी, सर्वे 28% जनता इसको सराह रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने आपको क्या कहा, कई बार आप क्वेश्चनर्स किस तरह से रखते हैं, आपके सवालों में जो देश की आशंकाएं हैं अगर वो नहीं सुनना चाहेंगी तो हम लोग उनके उपलब्धियों का यशगान करने के लिए तो नहीं बैठे हैं जी। और निश्चित तौर पर जनता के सामने जो क्वेश्चनर रखे गए हैं कई बार उनसे भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं होती है। अगर कोई सरकार योजना बनाती है तो मुकेश नायक जी ने जो कहा वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आप स्वच्छता अभियान की बात करते हो, राज्यों की भागीदारी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में आप घटा दीजिए, मानव संसाधन विभाग शिक्षा विभाग के हेड में पैसे की कमी कर दे, जिस तरह से हेल्थ के एलोकेशंस को कम किए गए हैं, तो योजनाएं आपकी आकर्षक हो सकती हैं, जमीन पर पहुंचाने में आपकी नियत तो जो पैसे की जो एलोकेशन है, जो आवंटन है, उससे चीजें स्पष्ट होंगी। तो निश्चित तौर पर बातें अच्छी कर रहे हैं लेकिन जमीन पर वो बातें पहुंचे, इसके लिए आपके बातचीत और काम करने के तरीकों में भी कहीं न कहीं एकरूपता होनी चाहिए जो नहीं दिखती है। यानी कि आपका कहना है कि बात करने का हुनर काम आता है मगर सिर्फ बातों से काम नहीं चला करता है और नरेंद्र मोदी को इस बात को अच्छे से समझना होगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए थे। लगातार आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अब तक के हमारे जितने भी सवाल रहे हैं उन सवालों के लिए एक बार फिर से मैं चलती हूँ शीतल का, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। बिल्कुल चित्रा, हमारे पास वक्त की कमी है, फटाफट एक बार सारे सवाल उन दर्शकों के लिए जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। पहला सवाल, क्या भारत के लिए अच्छे दिन आ गए हैं? 46% जनता कहती है हाँ, 49% कहती है नहीं, 5% कह नहीं सकते। दूसरा सवाल, क्या मोदी सरकार ने अपने चुनावी वायदे पूरे किए? 49% जनता कहती है हाँ, उन्होंने अपने वायदे पूरे किए, 46% नहीं और 5% कह नहीं सकते। तीसरा सवाल, क्या मोदी सबका साथ सबका विकास के नारे को हकीकत में बदल पाए हैं? तो इसमें 47% जनता मानती है कि हाँ वो ये कर पाए हैं, 43% कहती है नहीं, 10% कह नहीं सकते। चौथा सवाल, क्या आप मानते हैं कि पिछले एक साल में हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ा है? 51% हाँ, हिंदू राष्ट्रवाद में बढ़ोतरी हुई है, 37% कहते हैं जनता की नहीं और 12% कहते हैं कह नहीं सकते। हमारे सर्वे का पांचवा सवाल था, क्या घर वापसी जैसी घटनाओं के लिए मोदी पर आरोप लगाना ठीक है? 71% जनता मोदी को बरी करती है, कहती है नहीं, प्रधानमंत्री पर आरोप लगाना ठीक नहीं, वो इसके लिए जिम्मेदार नहीं। 17% कहती है हाँ, 12% कहती है कह नहीं सकते। छठा सवाल, क्या मौजूदा सरकार में आप खुद को आतंकवाद से सुरक्षित महसूस करते हैं? तो 57% जनता सुरक्षित महसूस करती है, 33% नहीं, 10% नहीं कह नहीं सकते। और सातवां, मोदी सरकार की सबसे बेहतरीन पहल कौन सी? जल्दी से बता दूं, 28% जनता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को सबसे बेहतरीन पहल मानती है। कुल 20 सवाल थे जिनमें से 7 सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं, बाकी सवाल अभी बाकी हैं। कहीं महत्वपूर्ण ये जानना हो जाता है कि महंगाई के मोर्चे पर सरकार की स्थिति क्या है, काले धन को लेकर जनता क्या सोचती है, विदेशी मोर्चे पर पाकिस्तान को लेकर जो नीति नरेंद्र मोदी ने अपनाई है उस पर जनता क्या मोदी के साथ खड़ी हुई है, और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए सीधे रुक कर लेते हैं हम शीतल का। शीतल, बिल्कुल चित्रा, लगातार इस सबसे बड़े सर्वे में हम जवाब जनता के बता रहे हैं, एक साल की उपलब्धियों पर मोदी सरकार की जनता क्या मानती है। और ये अगले 3 सवाल जो हम बताने जा रहे हैं बेहद अहम। पहला सवाल, क्या पिछले एक साल में महंगाई कम हुई है? पहला सवाल 8वां सवाल और इस सेगमेंट का हमारा पहला सवाल। तो इस पे 42% जनता कहती है कि महंगाई कम हुई है, 54% को लगता है कि महंगाई कम नहीं हुई है और 4% में ये कहती है कि वो अभी तय नहीं कर पा रहे कि वो क्या जवाब दें। अगला सवाल, क्या काला धन वापस लाने के लिए एक बड़ा मुद्दा, चुनाव में एक बड़ा मुद्दा था काला धन वापस लाने का, इस पर क्या सरकार सही दिशा में काम कर रही है? तो राहत की बात यह है सरकार के लिए और नरेंद्र मोदी के लिए कि 52% जनता, बावजूद विरोधी पार्टियों के हमले के 52% जनता मानती है कि हाँ, काला धन वापस लाने के लिए सरकार सही दिशा में काम कर रही है। सिर्फ 33% को लगता है कि नहीं, काम नहीं हो रहा। 15% अभी कुछ कह नहीं सकती। अगला सवाल, 10वां सवाल,
काफी अहम सवाल, क्या मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है? तो एक बार फिर नरेंद्र मोदी यहां पास होते हुए 66% जनता कहती है कि हाँ, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है मोदी के नेतृत्व में। सिर्फ 29% को लगता है कि नहीं, और 5% कहते हैं कि उन्हें अभी इस चीज का पता नहीं और वो इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। चित्रा, बिल्कुल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये तीनों सवाल हो जाते हैं जो जनता के बीच जाकर हमने किए थे और उसका जवाब भी आपने जान लिया है। और इस सेगमेंट में तमाम नए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हुए बड़ी बहस की शुरुआत मैं करूंगी। हमारे साथ थावरचंद गहलोत जी जुड़ चुके हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, बीजेपी के दिल्ली से मौजूद हैं। अमरजीत कौर जी हमारे साथ सीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। नावेद सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बने ही हुए हैं। नदीम जावेद साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीति मेनन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं और एनके सिंह जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। थावरचंद जी, आपसे ही ये सवाल है। 8वां सवाल लोग बीच जाकर हमारा ये था कि पिछले एक साल में महंगाई कम हुई है। 54% लोग मानते हैं कि महंगाई कम नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी तो बहुत सारे वायदे करते थे कि महंगाई कम हो जाएगी जैसे ही बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, फिर महंगाई के मोर्चे पर सरकार इतनी असफल क्यों दिखाई दे रही है? महंगाई के आकलन के लिए एक मापदंड बना हुआ है जी, और वो मापदंड लंबे समय से जो भी सरकार रही है उसका आधार रही है। और उस आधार पर अगर हम देखें तो थोक मूल्य सूचकांक -2.65 के आसपास है, जबकि कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय में ये थोक मूल्यांकन जो था वो था 14% के आसपास। बीच में उससे ज्यादा हुआ, कभी थोड़ा बहुत कम हुआ। आज ये 14% से -2.65 है। और खुदरा महंगाई की दर के आधार पर अगर हम यह माने तो यूपीए सरकार के टाइम पर ये मुद्रास्फीति की दर 18% थी, जो आज 8% से नीचे है। कुल मिलाकर महंगाई कम हुई है जी। लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ लेकिन आम आदमी इन आंकड़ों को थावरचंद जी कहाँ समझता है? दाल खरीदने के लिए जाइए, अरहर की दाल 120 रुपए किलो मिल रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती हुई थी, लेकिन इसी मई के महीने में फिर से बढ़ा दिए गए, वो भी एक बार नहीं 2-2 बार। आम जनता कैसे समझेगी इस बात को कि आंकड़ों में जो महंगाई कम हो रही है उसका असर उनकी जेब पर, यानी कि वो पैसे सेव करके रख पाएंगे? लोग तो यही मानते हैं कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई कम बिल्कुल नहीं हुई है। 54% लोग ऐसा मान रहे हैं। आज भी मैंने कहा कि अपवाद स्वरूप एकाध दो दाल या एकाध और आइटम कोई होगा जी जिसकी महंगाई बढ़ी है, बाकी की कम हुई है। 90% से ज्यादा थावरचंद जी, ये मूलभूत चीज है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके साथ ही दाल रोटी चावल बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको आप कैसे खारिज कर सकते हैं? एक आम आदमी के लिए दाल चावल रोटी बेसिक बुनियादी जरूरत है। ये बुनियादी आवश्यकता है, मैं मान रहा हूं, परंतु इनमें भी बहुत सारे खाद्यान्न पदार्थ ऐसे हैं जिसकी महंगाई कम हुई है। और कुल मिलाकर मैं बोल रहा हूं कि अपवाद स्वरूप कुछ चीजों की महंगाई कम नहीं हुई है, बाकी चीजों की महंगाई कम हुई है। और इसका आकलन, इसका मूल्यांकन जो सरकार की तरफ से एक नॉर्म्स बना हुआ है, मापदंड बना है, उसके आधार पर सिद्ध होता है। चलिए, आप ये मानते हैं कि महंगाई कम हुई है। नदीम जावेद जी, कांग्रेस पार्टी भी क्या यही मानती है कि महंगाई कम हुई है? देखिए, लोकसभा के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इस देश में बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और वो महंगाई बनाया था जी। लेकिन मैं केवल एक बात इसमें कहना चाहता हूं कि जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल है उसके जो दाम हैं वो लगभग 34% कम हुए हैं, लेकिन भारत सरकार ने केवल 7 से 7.5% उसमें जो पैसा है वो कम किया है। तो महंगाई कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल एक बड़ा रोल प्ले करता है, वो हिंदुस्तान में आता है और उससे तमाम ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरे, आपके सर्वे ने ही ये स्पष्ट कर दिया है, 54% लोगों ने ये कहा है कि जमीन पर महंगाई बिल्कुल कम नहीं हुई है। हो सकता है कि सरकार के जो आंकड़े हैं और जिस प्रकार से आंकड़ों का मैनिपुलेशन करके सरकार प्रस्तुत कर रही है उसमें और जमीनी हकीकत में जमीन और आसमान का अंतर दिखाई देता है। आम और गरीब आदमी आपके सर्वे के हिसाब से, और हम भी रोज ये महसूस करते हैं कि बहुत परेशानी में है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 42
42 और 54 में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता है। और थावरचंद गहलोत जी, ये जो उन्होंने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दाम कम हुए, उस हिसाब से हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल और कम होना चाहिए था, लगातार विपक्ष आपको इस बात पर घेरता है, इसका जवाब? ये क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस रेट पर है और उसके आधार पर भारत में कीमत कितनी होगी, क्या होगी, ये फार्मूला यूपीए सरकार के समय से ही बना हुआ है और उसी फार्मूले के आधार पर ये पेट्रोलियम पदार्थों के भाव कम हुए हैं और इन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि 7.5% पेट्रोलियम पदार्थों के भाव कम हुए हैं, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। नहीं, जो फार्मूला तय किया, आप तो फार्मूला बदलने के लिए तो सरकार में आए थे, महंगाई को रोकने के लिए, सारे यूपीए के फार्मूलों को बदलने के लिए आप सत्ता में आए थे। बिल्कुल। ये जो कंपैरिजन दिया है 34% और 7%, उसको आप खा जा रहे हैं 34% को, कि इंटरनेशनल मार्केट में 34% गिरा है लेकिन हिंदुस्तान की मार्केट में 7% गिरा है। इसका मतलब है सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के रखा है और जो फायदा उपभोक्ता को मिलना चाहिए था वो पैसा सरकार ने अपने पास ऐठा है। बिल्कुल। और दूसरी बात, जो नीचे आपने कह दिया कि कुछ चीजों के दाम कम हो गए हैं, बाकियों के नहीं हुए, तो आप तो कुछ भी चीज तो गिना दीजिए ना, किसके दाम कम हुए। जो जिंदगी की जरूरियात है उनके दाम कम नहीं हुए हैं। इसलिए नीचे जो जनता महसूस कर रही है उसकी बात करनी होगी। आंकड़ों की मैनिपुलेशन पहली सरकारों में भी होती थी, तब आप ही का कहना होता था आंकड़े मत गिनाओ, जनता क्या कहती है सुनो। तो आज आप अगर आंकड़ा गिनाते हैं और जनता क्या कहती है उसको ना सुनो, आप कहते हैं, तो ये बात चलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता नीचे काफी त्रस्त है और विशेष करके महिलाएं तो बहुत दुखी हैं। उनकी रसोई इस गर्मी में और उनको गर्मी दे रही है। बिल्कुल, इसका जवाब गहलोत साहब। और साथ ही ये भी सवाल कि 15-15 लाख का इंतजार काले धन को लेकर अभी भी हिंदुस्तान कर रहा है कि कब आएंगे काले धन के 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में। मैं आपको 2004 में 8 जुलाई को तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब चिदम्बरम साहब ने जो बजट भाषण दिया था उसका उल्लेख करते हुए कहूंगा, उन्होंने इस बात की तारीफ की थी कि अटल जी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है और विकास की दर 8.4 हुई है और महंगाई की दर 3.25 और 3.5 के आसपास है। यूपीए सरकार जब बनी तो महंगाई की दर सरकार क्या कर रही है और वो 15 लाख रुपए जिसका देश इंतजार कर रहा है। गहलोत जी जोड़ने जा रहे हैं आपकी बातों में। होलसेल का आंकड़ा बता रहे हैं आप, बार बार होलसेल का आंकड़ा बता रहे हैं, उससे कुछ और हम 2004 में क्यों गए? 2015 की बात करें, आपकी सरकार 1 साल पूरे कर रही है मोदी सरकार। क्या कालाधन वापस आने के लिए सरकार सही दिशा में काम कर रही है? हाँ में जवाब देते हैं 52% लोग। 15 लाख रुपए नहीं आए हैं, लेकिन इसके लोगों का मानना यही है कि कम से कम सरकार कोशिशें कर रही है। ये एसआईटी का गठन हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर जो कदम मोदी सरकार ने उठाया, ये विरोधाभास आप देख रही हैं, बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक पैराडॉक्स है। अभी भी ट्रस्ट है, ट्रस्ट नहीं वेन हुआ है, कम नहीं हुआ है कि मोदी सरकार कुछ करेगी। एक तो ये जो कानून लाए ये और जिसमें सजा का प्रावधान रखा है कि जो फॉरेन में बैंक में जमा है उसका एक पीरियड है, अगर नहीं लाते हैं तो उस पर इतने साल की सजा होगी। इससे कहीं लगा कि कुछ सिंसियर है। लेकिन थावरचंद ने जो जवाब नहीं दिया वो ये था कि 15 लाख का वायदा आपका था, 2004 का वायदा नहीं था। बिल्कुल 15 लाख का उसका जवाब आपने नहीं दिया। चिदम्बरम की तरफ चले गए, जाने कहां चले गए। और जो WPI और CPI होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसमें बहुत बड़ा वेरिएशन होता है। उसमें जो पैरामीटर्स आपने रखे हैं वो कहीं फॉल्टी है। बहरहाल ये दोनों बातें हम छोड़ दें कि आप CPI किस तरह कैलकुलेट करते हैं, किन किन जिन्सों को क्या आपने वेटेज दिया है, अगर हम उसको छोड़ भी दें तो ये सरकार तो परसेप्शन पे ही आई थी। आज वही परसेप्शन अगर खराब हो रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर 54% कह रहे हैं कि नहीं साहब महंगाई बढ़ी है, तो आपको चिंता ये होनी चाहिए कि एक बड़ा वर्ग है, 31% ने आपको वोट दिया था, 54% कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है, तो ये आपके लिए चिंता का कारण होना चाहिए। बिल्कुल जी थावरचंद जी, चिंता का कारण है आपके लिए कि नहीं? निश्चित रूप से यह संज्ञान में लेने योग्य बात है और सरकार इस पर संज्ञान लेगी और आगे की कार्रवाई भी करेगी। आप इतना विश्वास दिला दें माननीय को। और मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं
काले धन के संबंध में पिछली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी 2 साल तक एसआईटी का गठन नहीं किया था। हमारे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार की पहली कैबिनेट लोगों को एसआईटी समझ में कहा, लोगों को तो ये समझ में आता है कि 15 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे तो मेरी कम से कम जिंदगी अच्छी हो जाएगी। 15 लाख छोटा सा सवाल है कि 15 लाख का आपने वादा किया था कि सबके जेब में आ जाएगा। मैं एक दिन जोड़ रहा था कि भारत के जीडीपी का 10 साल तो 15 लाख का विषय आएगा ना। 15 लाख का भारत के जीडीपी एसआईटी बनाई 10 साल तक अगर आप लेंगे तो भी 15 लाख का ही होता है। एसआईटी काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की इच्छानुसार जो जो आवश्यकताएं हैं, जो चीज मांगी जा रही है वो सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। इसका बिल्कुल दरअसल दिक्कत इस बात को लेकर भी है, खुद बीजेपी के अध्यक्ष की ओर से ये बातें कह दी गई थी कि वो चुनावी जुमला था। इसके सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है किसी पार्टी के लिए। निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। सर समझ गई मैं आपकी बात। प्रीति मेनन भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन। एक बार उनका रुख कर लेती हूँ। प्रीति मेनन, बार बार बीजेपी की ओर से इस बात को गिनाया जाता है कि हमने एसआईटी का गठन किया, यानी कि सरकार गंभीर है। और आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि काले धन के खिलाफ मजबूत कानून व्यवस्था हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आम आदमी पार्टी इसको किस नजरिए से देखती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि फिक्स टाइम फ्रेम में एसआईटी बनानी है, तो सरकार चाहे किसी की भी होती वो उन्हें बनानी ही पड़ती। ये कुछ उन्होंने अपने आप सो मूटो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से ये काम नहीं किया। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे जो इन्होंने फॉलो किए। ये सेम चीज आज मोदी जी कोल ब्लॉक के बारे में बोले। कोल ब्लॉक भी उन्हें ऑक्शन करने पड़े क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोले। उनके आंकड़े हमेशा गलत होते हैं। आज वो बोल रहे थे 29 उन्होंने ब्लॉक ऑक्शन किए, उन्होंने 67 किए। उन्होंने बोला 3 लाख करोड़ आएगा, 3 लाख करोड़ नहीं 4 लाख करोड़ आएगा, लेकिन वो 30 साल में आएगा। तो ये लोग फिगर्स दे देते हैं, पैसे नंबर दे देते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं। मोदी जी की तो वैसी ही बात हुई कि 20 ट्रिलियन पे इकोनॉमी ले जाएंगे। इन नंबर्स का कोई मतलब नहीं है हमारी असली परिस्थिति से। असली परिस्थिति ये है कि जो लोग भी करप्शन में इन्वॉल्व थे उनमें से एक भी इंसान आज जेल में नहीं है। आज लोकपाल नहीं बना है। लेकिन इसके साथ प्रीति एक और सवाल मैं ले लेती हूँ आपसे। दरअसल हमारा 10वां सवाल था, क्या मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है? 66% लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, भारतीय लोगों में बहुत धीरज है और बहुत होप भी है। हमने इस सरकार को पूर्ण बहुमत दी है और हमारी अभी तक आशाएं लगी हुई हैं इस सरकार से कि काम करेगी। लेकिन ये लोग जो धूल झोंकते हैं अपनी गलत फिगर्स देके, क्रूड ऑयल की वजह से जो इन्फ्लेशन घटी है उससे प्राइस में क्या फर्क पड़ा है? कल बॉम्बे में 200 रुपए किलो थी बीन्स, भाजी 200 रुपए किलो बिक रही है इस शहर में, और आप बोलते हैं कि कुछ सस्ता हो गया। बताइए क्या सस्ता हो गया, हम वही खरीद लेंगे। और इसी वजह से 54% लोग मान रहे हैं कि महंगाई को लेकर स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी कि महंगाई बढ़ी है। लेकिन हमारे साथ नावेद सिद्दीकी साहब भी जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से बहुत देर से। मैं लौटूंगी आपके पास। नावेद साहब, आपसे एक छोटी सी टिप्पणी। काले धन को लेकर सरकार सही दिशा में काम कर रही है, 52% लोग नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है इस पर? नावेद सिद्दीकी साहब। देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, हम ये कहेंगे कि मोदी जी ने जो सबसे पहले ये कहा है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो उनकी एक टैगलाइन थी अच्छे दिन आने वाले हैं। ये उन्होंने सच कहा, ये बात उन्होंने 100% सच कही कि अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन किसके आने वाले हैं ये उन्होंने नहीं बताया था। तो ये बात समझने वाली थी। हम भी जानते हैं, आप भी जानती हैं और जनता भी जानती है कि किसके अच्छे दिन आने वाले हैं। जनता के नहीं, अच्छे दिन उनके आने वाले हैं, उनकी सरकार के आने वाले हैं, उनके मंत्रियों के आने वाले हैं। रही बात काले धन की, अब काले धन के लिए जनता का इन्होंने वादा किया कि हम काला धन लेकर आएंगे देश में, विदेश से काला धन जितना भी है सब हम लेकर आएंगे। लेकिन अब जनता इतना परेशान हो गई है, जनता कह रही है कि भैया काला धन न लेके आओ, लेकिन विदेश से प्रधानमंत्री को ही लेके आ जाइए। तो नहीं, 52% जनता मान रही है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है, और यही हैरान करने वाली बात है। यही हैरान करने वाली बात है कि 52% जनता कह रही है कि काला धन वापस लाने के लिए सरकार जो कोशिश कर रही है वो सही है। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन आपने जो, मैं इसमें एक थोड़ा सा एक चीज ये कहना चाहूंगा कि एक जो सर्वे आपने किया है, ये सर्वे किनसे किया है आपने? ये 6000 आदमियों से जो आपने सवाल किए हैं, एक नंबर आपने बताया था 6000 लोगों से आपने पूछा है,
तो ये वो कौन लोग हैं? ये क्या उनमें से कुछ ऐसे लोग तो नहीं हैं जो पार्टी से ताल्लुक नहीं, वही लोग महंगाई के बढ़ने की बात करते हैं, वही लोग महंगाई के बढ़ने की बात करते हैं। भूलिए कि एक साल हुए हैं मोदी सरकार को सत्ता में आए और देश की जनता का भरोसा उनके भीतर है। 22 राज्यों के अलग अलग तबकों के बीच जाकर 6000 लोगों से ये बातचीत हमने की है, जिसका जवाब हमें इस रूप में मिला है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर नरेंद्र मोदी के पक्ष में लोग खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सवाल हैं जिससे इत्तेफाक वो बिल्कुल नहीं रखते और उसका जवाब नेगेटिव में आया है। लेकिन अमरजीत कौर जी, मैं आपको शामिल करना चाहूंगी। महंगाई कम नहीं हुई है, ये लोग मान रहे हैं, लेकिन काले धन के मुद्दे पर अभी भरोसा है कि हाँ, जो सरकार कर रही है वो ठीक है। जी, मैं सीधे ये कहना चाहती हूँ कि काला धन जितना जनरेट इस देश में होता है, सिर्फ 10% बाहर जाता है, बाकी 90% हिंदुस्तान में ही रहता है, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करता है। तो इस सरकार ने अभी तक भी ये कमिटमेंट नहीं दर्शाई कि जो देश में काला धन उत्पन्न होता है उसको बंद करने के क्या रास्ते होंगे। नंबर 1, जो बाहर जाता है उसको बंद करने के क्या रास्ते होंगे। काला धन बाहर से आएगा, ये मिराज बना के रखने का कोई फायदा नहीं है। पहले भी कहने वाले थे एनके, लेकिन समय नहीं उनको मिला, जो वो कह रहे थे कि अगर 15,120 करोड़ जनता में से कम के भी मान लीजिए अकाउंट है, उसमें डालना भी हो ईच, तो वो तो 10 साल की जीडीपी के बराबर जाता है। लेकिन एक आंकड़ा फेंक दिया और बाद में उसको जुमला बोल दिया गया। जिन्होंने बताना है कि करप्शन रुक गई, काला धन बनना बंद हो गया, या हो रहा है या नहीं हो रहा है, लूपहोल रुक रही है या नहीं रुक रही है, उसके लिए कुछ सिस्टमैटिक काम करने होते हैं, कुछ संस्थान बनाने होते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे आगे जानूंगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। देश का सबसे बड़ा सर्वे लगातार जारी है। 10 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पिछले 1.5 घंटे में हमने दे दिए हैं, लेकिन 10 और महत्वपूर्ण सवाल हैं जो लगातार 10 बजे तक हम आपको दिखाएंगे कि ये महत्वपूर्ण सवाल क्या है और देश की जनता की राय इस पर क्या है। ब्रेक के बाद 1 साल पूरा हो गया, क्या अच्छे दिन आए? नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अच्छे दिन बाकायदा आ गए, लेकिन क्या वाकई आए हैं? इसके लिए सबसे बड़ा सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वे एजेंसी पोल एमएस ने मोदी सरकार के कामकाज पर देश के 22 राज्यों में अलग अलग तबकों के 6000 लोगों के बीच रायशुमारी की। 10 सवाल और उनके जवाब अब तक हम आपको बता चुके हैं, जिनमें अधिकतर में नरेंद्र मोदी की सरकार पास होती हुई दिख रही है। और नरेंद्र मोदी खासतौर से 11वां, 12वां और 13वां सवाल क्या है और उसके नतीजे क्या है, ये जानने के लिए चलते हैं चित्रा के पास। बिल्कुल, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये सवाल लेकर जनता के बीच गए हम, क्योंकि ये सवाल सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को लेकर जुड़ा हुआ था। और सीधे ले आते हैं हम टीवी स्क्रीन पर अपना 11वां सवाल, लोगों के बीच जाकर 11वां सवाल, क्या मोदी घरेलू मामलों की बजाय विदेशों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? हाँ में जवाब देते हैं 47% लोग, 43% का मानना है कि नहीं, जबकि 10% ऐसे हैं जो कहते हैं कह नहीं सकते। यानी कि मोदी घरेलू मामलों की बजाय विदेशों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, 47% लोग ऐसा मानते हैं। अगले यानी कि 12वें सवाल का रुख कर लेते हैं। और 12वां सवाल, क्या मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया दिखाने में सफल रही है? हमने देखा था इस्लामाबाद में जिस तरह की बैठक होने जा रही थी सचिव वार्ता की, उसको अचानक से नरेंद्र मोदी ने रद्द कर दिया था और उसके बाद काफी तारीफ भी मिली थी उस पर। तो यहां पर देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया दिखाने में सफल रही है। 38% हाँ में मानते हैं, लेकिन 49% लोग ऐसे हैं जिनका जवाब है कि नहीं, सख्त रुख नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं दिखाया, जबकि 13% ऐसे हैं जिनका कहना है कि कह नहीं सकते। और अब आगे बढ़ते हुए 13वां सवाल, अगला सवाल लोगों के बीच जाकर हमारा था, क्या मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का कद बढ़ा है? 74% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि हाँ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। 15% लोग ऐसा नहीं मानते हैं, 11% ऐसे हैं जो कह नहीं सकते। और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण शीतल इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि 365 दिनों में से 55 वो दिन थे जब नरेंद्र मोदी विदेश में थे। 19 अलग अलग देशों का वो दौरा कर चुके हैं। इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है कि विदेशी मोर्चे पर कम से कम नरेंद्र मोदी ने अपनी धाक जमाई है। बिल्कुल जमाई है, लेकिन विदेश नीति को लेकर जनता असमंजस में है। हमारे साथ पैनल खास जुड़ा हुआ, एक बार फिर जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा दें। थावरचंद गहलोत केंद्रीय मंत्री, अमरजीत कौर नेशनल सेक्रेटरी सीपीआई, नावेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नदीम जावेद कांग्रेस के प्रवक्ता, प्रीति मेनन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता और एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले चलूंगी थावरचंद जी आपके पास, में ये जानना चाहती हूं कि जनता ये कहती है, 49% जनता ये कहती है कि नरेंद्र मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया नहीं दिखा पाई है, बावजूद इसके कि उन्होंने आते ही विदेश सचिव स्तर की वार्ता कैंसिल की, बावजूद इसके कि अपनी चुनावी सभा में लगातार वो पाकिस्तान पर निशाना साधते आए आतंकवाद को लेकर, लेकिन इसके बावजूद 49% जनता उन्हें यहां पर नाकाम मानती है।
आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण देने के कारण पाकिस्तान के साथ भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सख्ती से पेश आ रही है और आप इसका परिणाम देख भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो भी घटनाएं हुई है उसको कड़ाई से दबाया गया है और उसका परिणाम ये आया है कि आज वहां आतंकी घटनाओं में बहुत कमी आई है। ये कहना एकदम सही नहीं है कि सख्ती नहीं बरती जा रही है, सख्ती बरती जा रही है, मैं ये कहना चाहूंगा। नहीं, लेकिन एनके साहब, मैं यहाँ आपको लाना चाहूंगी। बेशक 74% जनता मान रही है कि मोदी के विदेश दौरों से भारत का कद बढ़ा है, लेकिन विदेश नीति में, जो हमारी विदेश नीति में पाकिस्तान एक अहम बिंदु रहता है, वहां पर उस मोर्चे पर ये नाकाम हो रही है जनता के इस मत के मुताबिक। शीतल, बड़ा अच्छा सवाल है और इन दोनों को मिला के देखें, दरअसल इसमें मोदी सरकार या बीजेपी की गलती है कि आपने राष्ट्रवाद के नाम पे एंटी पाकिस्तान एक जज्बा आपने डेवलप किया है। अब जब आप उस पर नहीं कर रहे तो नेचुरली ये माना जाएगा कि नहीं साहब, मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो बड़ी सीधी सी बात है कि नेशनलिज्म आपने ही डेवलप किया है, इस टाइप का जो एंटी पाकिस्तान पे थ्राइव करता है। लिहाजा जनता को ये है कि अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है आप बिल्कुल हमला कर दीजिए वगैरह वगैरह, उसका गुस्सा है, जिसकी वजह से ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके इस सर्वे में। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगी कि कद बढ़ा है, तो अगर 74% कह रहा कि कद बढ़ा है, तो ये जो परसेप्शन और हाइप है, मुझे याद नहीं आता है, कभी कभी मोदी जी को सही मार्क्स देने चाहिए। मुझे याद नहीं आता है जब भारत में कांग्रेस सरकार को 415 सीटें मिली थी, उसके बाद भी ये इमेज नहीं गई थी। तो ये कहना कि 282 मिली है इसलिए वहां पे मोदी जी का बड़ा स्वागत होता है, ये गलत है। मोदी जी ने एक वेल थॉट आउट प्लान के तहत विदेश में गए हैं, वहां पे उनको स्वागत किया जा रहा है, एक बड़ी इकोनॉमी के रूप में इमर्ज किए हैं। तो भारत का इमेज बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये मोदी जी का अकेला कमाल है। बिल्कुल। नदीम जावेद, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए। नदीम जावेद साहब, टाइम मैगजीन के कवर पे नरेंद्र मोदी दिखते और साइड पे टैग लिखा होता है द मैन हु विल चेंज इंडिया। 74% जनता देश की मानती है कि मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत का कद बढ़ा है, लेकिन आप बार बार ये राग अलापते हैं कि वो तो बाहर रहते हैं, वो तो देश से ज्यादा विदेश में नजर आते हैं। यहाँ तो कुछ नंबर दीजिए आप नरेंद्र मोदी को। शीतल जी, मैं तो आपके सर्वे के आधार पर ही केवल बात करना चाहूंगा और आपके सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 49% लोगों ने यह कहा है कि पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार के रिश्तों की उम्मीद नरेंद्र मोदी जी से की जा रही थी वो नहीं हो पा रहा है। इस देश के लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार का रिश्ता पाकिस्तान के साथ होगा और पाकिस्तान को कैसे हम सबक सिखाएंगे, इसका संदेश मोदी जी ने दिया था। लेकिन जैसे ही शपथ लेने की बात आई तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया और उसके बाद फिर उनसे खट्टे मीठे रिश्ते दोबारा हो गए। कश्मीर में जिस प्रकार की सरकार बनवाई और उसके बाद जिस प्रकार से उग्रवादियों को छोड़ा गया, पाकिस्तान के झंडे खुलेआम श्रीनगर में लोग लेकर घूमे, उससे एक मैसेज गया कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें अंतर होता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, आपने 74% की बार बार आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप ही का सर्वे ये कह रहा है कि 46% लोगों ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी विदेशी मुद्दों में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो देश के आम आदमी के, गरीब आदमी के, नौजवानों के जो सवाल है उसको इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। दोनों अलग अलग तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो इस देश की है, इस देश के लोगों की है, इस देश की समस्या की है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच है और अंतर्राष्ट्रीय। जावेद साहब, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आज भारत की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर चुकी है और चूंकि ग्लोबल इकोनॉमी में इंटीग्रेट कर चुकी है तो हमारी बहबूदी तभी रहेगी जब हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जेल करें। तो ये अगर वो कर रहे हैं और मेक इन इंडिया का नारा दिया है तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव स्टेप है और इसको जनता उसी तरह देखेगी तो ठीक रहेगा और देख भी रही है। जी अमरजीत जी, देखिए एनके सिंह जी की बात में केवल एक बात जोड़ना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि 1991 में जब नई आर्थिक नीतियां शुरू हुई, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने शुरू की थी, तो एक तरह से ग्लोबल वर्ल्ड की बात इस देश के अंदर शुरू हुई। उन्हीं नीतियों को चाहे एनडीए की सरकार रही हो, चाहे यूपीए की सरकार रही हो, सबने फॉलो किया है और नरेंद्र मोदी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की चलाई हुई नीतियों पर ही चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं दो बात कहना चाह रही हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सही जो एनके कह रहे थे कि जिस तरीके का परसेप्शन पाकिस्तान के बारे में बीजेपी के प्रोपेगेंडा में आया, उसी का नतीजा है कि इस सवाल का जवाब इस तरीके से मिल रहा है। जो जिंगोइस्टिक एनवायरनमेंट बनाया गया वो बैलेंस्ड ओपिनियन, उसका स्तर ठीक नहीं था, इसीलिए ऐसा जवाब आ रहा है। उस पे तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मैं ये नहीं चाहूंगी कि इस देश में जिंगोइस्ट एनवायरनमेंट हो। एनवायरनमेंट बातचीत,
ट्रेड, बिजनेस, भाईचारा का होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, चाहे ये कहा जा रहा है कि दो सवाल अलग अलग हैं कि वो विदेशों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और 74% ये कहे कि देश का कद बाहर बढ़ाया गया है। ये दो अलग सवाल होके भी इनका आपस में इंटरेक्शन है दोनों सवालों का। बात साफ और स्पष्ट ये है कि मोदी जी का अपना कद बढ़ा है, लेकिन देश का कद तब बढ़ेगा जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंप्रूव होंगे, जो इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। बच्चों की कुपोषण खत्म नहीं हो रही है, महंगाई खत्म नहीं हो रही है, सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग रिड्यूस हो रही है, किसानों की आत्महत्या जारी है, मजदूरों के हमला तेज हुए हैं। इस सारी सिचुएशन के अंदर जब मानव जो विकास के बिंदु हैं वो उभरेंगे तो हमारा कद बढ़ेगा। मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूँ, बात तो कह दी ना नदीम जी ने कि 1991 की पॉलिसी है, कांग्रेस ने चलाई, इन्होंने चलाई, ये चला रहे। जवाब लेके वही थावरचंद जी से जवाब लेते थावरचंद जी, ये जो दोनों पॉइंट कहे अमरजीत जी ने और नदीम जी ने, इसमें और साथ ही इनके सामने इसमें से जो एक बुनियादी चीज निकल कर आई वो ये कि शायद पाकिस्तान को लेकर आपने इस कदर बयानबाजी कर दी, इस तरह अपेक्षाएं बढ़ा दी देश की जनता में कि भारत ये कर देगा, पाकिस्तान मुंह नहीं उठा सकेगा, इस तरह की बयानबाजी हो गई, उस पर आप अमल नहीं कर पाए। वो जो आपने बयानबाजी की, इस वजह से देश की जनता को पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैये, आपके सख्त रवैये पर भरोसा नहीं है। 56 इंच की छाती, बिल्कुल पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में ही कहा गया था ये। देश की जनता नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली पर विश्वास कर रही है, विश्वास जम रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ जिस शक्ति से कार्रवाई की जाना चाहिए उसी शक्ति से कार्रवाई करने का प्रयास भी हो रहा है। मेरे पहले माननीय सदस्य ने कहा था कि वहां पाकिस्तान के झंडे और ये सब फहराए जा रहे हैं, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। इसके पहले ऐसे कई घटनाएं हुई थी परंतु गिरफ्तारियां नहीं हुई थी। इस बार इस प्रकार के कृत्य करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई, FIR दर्ज हुई और वो जेलों में गए हैं। वो पहले भी गिरफ्तार नरेंद्र मोदी जी की सरकार थावरचंद जी वो कई साल से पहले भी जेल में प्राप्त कर रही है। वो शख्स पहले जेल में था। और देश में जो बेसिक विकास की बात आई है, बेसिक विकास भी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। 18 और 20 घंटे काम कर रहे हैं, देश के हित में भी कर रहे हैं और विदेश के दौरे करके आपकी बात हम रख सकते हैं। विदेशी टेक्नोलॉजी भारत में ला रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी वहां भेज रहे हैं, जिससे देश का विकास होगा। विदेशी मोर्चे पर अगर 19 अलग अलग देशों में 55 दिन गुजार कर आते हैं नरेंद्र मोदी, तो इसकी तारीफ भी हो रही है क्योंकि विदेशी मोर्चे पर सरकार की धाक जमी है। लेकिन उसी पाकिस्तान को लेकर, जिसको बार बार चुनावों के दौरान नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में शामिल करते थे और आपने बकायदा बुलाया भी था, हमने देखा था कि शपथ ग्रहण समारोह में किस तरह से न्योता भेजा गया था। लेकिन अगर उस मुद्दे पर सरकार फेल हो रही है तो इसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी आपको तय करनी होगी। सरकार इसके लिए क्या तैयार है? मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार पाकिस्तान के साथ जो व्यवहार हो रहा है उससे फेल हुई है। जी, भारत की सरकार व्यूह रचना, कूटनीतिक और विदेश नीति के आधार पर आगे बढ़ रही है, किसी प्रकार से असफल नहीं हो रही है। ठीक है, आपकी बात पे यकीन कर लेते हैं। हालांकि सर्वे ये नहीं कह रहा, पर सीमा पर जिस तरह से कड़ा रुख हमारी फौज ने दिखाया और हमारी सरकार ने, उस एस्पेक्ट से, उस बिंदु से इस बात को मानना पड़ेगा थावरचंद साहब की। प्रीति मेनन कुछ कहना चाह रही थी, कुछ जोड़ना चाह रही थी इस मसले पर। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो हमने देखा है, जो देश की जनता को लग रहा है कि हमारा रुतबा बड़ा है बाहर के देशों में, वो हमारा यहाँ जो परसेप्शन है, जो हमें मीडिया दिखा रही है, उस पे बेस्ड है। लेकिन क्या बाहर के देशों में वाकई में हमारा परसेप्शन बड़ा है? हमने वाइब्रेंट गुजरात के बारे में बहुत सुना था, लेकिन उसके बाद क्या इन्वेस्टमेंट्स गुजरात में आई? क्या इन्वेस्टमेंट्स भारत में आई? क्या यूएस की गवर्नमेंट ने आज हमारे ऊपर नाम नहीं रखा कि हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म खतरे में है, हमारे यहाँ एनजीओ को खतरे में रखा गया है? तो एक्चुअली हम काफी हमारी यहाँ पे इमेज और टेंजिबल रिजल्ट्स आने में दोनों में गैप होता है, थोड़ा टाइम लगता है और हमारे खिलाफ एक डर एक साल में प्रीति इतना तो क्रेडिट दे दीजिए कि जनता अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस कर रही है। प्रधानमंत्री के अधिकतर विदेश दौरों को मैंने कवर किया है, मैं वहां देखकर आई हूँ और चैनल्स पर हम सभी ने देखा ही है। आप सही कह रहे हैं, ये परसेप्शन है, पब्लिक का परसेप्शन है, विदेश में इमेज बढ़ी है और बढ़ी है। आप इसके कुछ इंडिकेटर्स यूएस गवर्नमेंट ने इंडिकेटर्स है, ओबामा यहाँ आके बैठते हैं
ये जब चीन जाते हैं, शी जिनपिंग जब यहाँ आते हैं, शी जिनपिंग उनको शियाल ले जाते हैं। अच्छा, इसका टेंजिबल रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल से इसको तो नंबर देने चाहिए, इसको तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि नहीं, कहीं ना कहीं विदेशों में जो गए हैं तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद सबसे अहम सवाल भ्रष्टाचार पर लगाम लगी क्या? इस पर क्या सोचती है देश की जनता और युवा, जिसकी बात हमेशा नरेंद्र मोदी कहते हैं, महिला जिसकी बात हमेशा वो करते हैं, उनके बारे में सरकार ने क्या किया? जनता संतुष्ट है कि नहीं? इसके मोदी सरकार के 1 साल पूरा करने पर 7 बजे से शाम 7 बजे से लगातार आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं सबसे बड़ा सर्वे। अब तक हम 13 सवाल और उनके जवाब जनता ने क्या दिए वो जान चुके हैं। सवाल नंबर 14, 15, 16 के लिए एक बार फिर चलते हैं चित्रा के पास। और काफी महत्वपूर्ण ये हमारे तीनों सवाल हैं, क्योंकि एक सवाल महिला से जुड़ा हुआ, दूसरा युवा से और तीसरा भ्रष्टाचार के मोर्चे पर कितनी सफल हुई है मोदी सरकार। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने 14वें सवाल पर। क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं? 50% लोग हाँ में जवाब देते हैं, 38% मानते हैं कि नहीं, जबकि 12% ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि कह नहीं सकते। यानी कि यहां पर कम से कम मोदी सरकार के लिए खुश होने वाली स्थिति है। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। 50% लोग मानते हैं कि हाँ, मोदी सरकार कुछ कर तो रही है। अब आ जाते हैं अपने 15वें सवाल पर, और अगला सवाल युवाओं को लेकर। क्या मोदी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर पाई है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि मौजूदा स्थिति ऐसी हो गई है जब युवाओं की आकांक्षाओं को उस तरह से एड्रेस नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं। 50% लोग मानते हैं कि नहीं, मोदी सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर पाई है। हाँ में जवाब देते हैं 38% लोग, और 12% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। यानी कि रोजगार, जिसकी बात अपने भाषणों में बार बार नरेंद्र मोदी करते थे, उन्हें इस ओर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि 50% लोग बिल्कुल नहीं मानते कि इस दिशा में कोई भी तरक्की हुई है। अगला सवाल भ्रष्टाचार को लेकर। क्या पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार में कमी आई है? क्योंकि हमने देखा था मनमोहन सिंह सरकार की स्थिति क्या थी, और उसी को कैश कराने की पूरी कोशिश नरेंद्र मोदी ने की थी, बार बार भ्रष्टाचार के मुद्दे को उछालकर। हाँ में जवाब देते हैं 51% लोग, 39% जवाब देते हैं नहीं में, जबकि 10% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि कह नहीं सकते हैं। यानी कि ध्यान देने वाली बात शीतल ये है, युवाओं को लेकर मोदी सरकार को कुछ करना होगा, और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें खुश होने की जरूरत है। साथ ही महिलाओं में भी 50% लोग ऐसे हैं जो कम से कम मोदी सरकार के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, सरकार कुछ कर रही है। बिल्कुल, यानी महिलाओं की सुरक्षा के मसले पर और भ्रष्टाचार के मसले पर मोदी सरकार 1 साल के बाद पास होती हुई दिखाई दे रही है, और युवा और रोजगार के मसले पर फेल होती हुई दिखाई दे रही है। नदीम जावेद के पास चलते हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे से जुड़े हुए। नदीम साहब, आज मथुरा में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी सरकार की उपलब्धि और अच्छे दिन इसलिए आए क्योंकि 1 साल में कोई घोटाला नहीं हुआ। हमारे सर्वे के नतीजे भी यही रिफ्लेक्ट करते हैं। जनता भी ये मानती है कि पिछले 1 साल में भ्रष्टाचार में कमी आई है। 51% जनता ये मानती है। भ्रष्टाचार को लेकर 2-3 बातें। इसके पहले एनडीए की सरकार रही है, और जो एनडीए की सरकार केंद्र में थी उसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप नहीं, पिछले 10 साल की बात कीजिए प्लीज। पिछले 10 साल की बात कर्नाटका में हो चाहे और 1 साल की, 10 साल आपके, 1 साल उनका। नहीं, सीधे रूप से भ्रष्टाचार का कोई आरोप तो नरेंद्र मोदी की सरकार पर नहीं है। जो है उसको बात को स्वीकार करने में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से पावर का सेंट्रलाइजेशन हुआ है, जिस प्रकार से केवल प्रधानमंत्री कार्यालय ही सब चीजों को देखता है, जिस प्रकार से सीवीसी की नियुक्ति नहीं की गई है, सीआईसी की नियुक्ति नहीं की गई है, उससे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार के कदम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डे टू डे में उठाए जाने चाहिए थे, वो लेकिन भ्रष्टाचार में कमी तो आई, भ्रष्टाचार में कमी तो आई। सारे घोटालों से अलग है, इरादा दिखाई तो देखिए सरकार। माफ कीजिएगा, सवाल मैंने पूरा सुना। मैं ये कह रही हूँ कि ग्राउंड रिजल्ट तो आप देखिए, भ्रष्टाचार में कमी तो आई नहीं। देखिए, सवाल इस देश के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आम लोगों को कार्यालय में जाकर उनका राशन कार्ड का सवाल हो, अस्पतालों में उनकी भर्ती पे का सवाल हो, या इस तरह के डे टू डे के जो प्रश्न है जहां पर भ्रष्टाचार होता है, वो एज इट इज है, वो कहीं रुका नहीं है। हाँ, सरकार ये परसेप्शन देने में हो सकता है कामयाब हुई हो, चूंकि अभी 1 ही साल हुए हैं सरकार के, और जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो 5 वर्षों तक। ठीक है, आपने ये कबूला, इसको हम सराहते हैं। आप कुछ कहना चाह रही हैं अमरजीत जी? फिर मैं प्रीति के पास भी चलूंगी, क्योंकि भ्रष्टाचार, आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार को लेकर काफी बातें करती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत बड़ा मुद्दा
जो चुनावों में लोगों ने जिसको सामने रखा, जिसकी वजह से युवाओं का वोट मिला मोदी जी को, उस पे वो फेल हैं रोजगार के लिए। बिल्कुल। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो टॉप पे था वो महंगाई था, उसमें भी सर्वे में वो फेल आए हैं। तीसरी बात जो घोटालों की कर रहे हैं, बड़े बड़े घोटाले अभी पर्दाफाश कोई नहीं हुआ है, उस मामले में कहें तो हाँ वो नंबर मिले तो वो उसी हिसाब से मिले, क्योंकि कोई ऐसे बड़े घोटाले नहीं खुले। लेकिन अगर ये आप लोगों से सवाल करते कि नीचे के स्तर पे जो दिक्कतें थी वो क्या दूर हो गई हैं, तो शायद उत्तर ये नहीं होता। नीचे ग्राउंड रियलिटी में दिक्कतें दूर नहीं हुई हैं, वहाँ यथास्थिति बनी हुई है। बड़े घोटाले नहीं खुले हैं, जो खुलेंगे और ऑप्शन सालों में अगर बाद में खुला करते हैं। घोटाले अगर कोई हुए भी है कमीशन के कारण दूसरा है, बल्कि आप लोग शायद नहीं कह पा रहे, मैं कह दूं, जिन सोर्सेस से ये भ्रष्टाचार उजागर होता है, सीवीसी, सीआईसी, ये दो सोर्सेज हैं जहां से भ्रष्टाचार उगाते हैं, वो इस समय ब्लॉक्ड है। उनका लिहाजा भ्रष्टाचार बाहर आएगा कैसे? वही बात इसलिए नदीम साहब को ये बात कहनी चाहिए थी, मेरे ख्याल से आपको भी कहनी चाहिए। फैक्ट ये है कि जो एवेन्यूज है जहां से भ्रष्टाचार रिफ्लेक्ट होता है, वो इंस्टीट्यूशंस तो इस समय काम ही नहीं कर रहे। भ्रष्टाचार का जिन यहाँ भी निकल सकता है, लोकपाल नहीं है, भ्रष्टाचार का जिन यहाँ भी निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर एनके सिंह जी एक महत्वपूर्ण सवाल है। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसको लेकर एक भरोसा पैदा होता है। हाँ, वो भरोसा है, बिल्कुल है जनता का, हम उसको नहीं कह रहे। लेकिन मैं तो नदीम जी की बात कह रहा था कि नदीम जी को शायद ये कहना था, वो भूल गए कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो भ्रष्टाचार को रिफ्लेक्ट उजागर करते हैं, वो इंस्टीट्यूशन इस समय फंक्शनली नहीं है, लिहाजा कोई चीज निकल के नहीं आ रही है, ये कारण हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नदीम साहब जल्दी से फटाफट आप जो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर हमें फटाफट ब्रेक लेनी है। मैं केवल रोजगार पे जो भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता से वायदा किया है कि वो 5 साल में 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन अभी 1 साल का जो इंडिकेटर्स है वो ये बता रहे हैं कि शायद 14 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाया है, जबकि हर साल 1.2 करोड़ रोजगार सृजन करने जरूरी है। चलिए 14 लाख। ठीक है, माफ कीजिए, आप सभी को रोकना पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त हमारे पास हो रहा है और ब्रेक के बाद जानेंगे कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की क्या स्थिति है, इसके सवाल और उनका जवाब ब्रेक के बाद। तो एक बार फिर आपका स्वागत है इंडिया न्यूज के सबसे बड़े सर्वे पर। मोदी सरकार का 1 साल पूरा करने पर शाम 7 बजे से लगातार आप ये सबसे बड़ा सर्वे देख रहे हैं और अब तक जो हमने सवाल पूछे और जो आंकड़े आए हैं उसमें मोदी सरकार पास होती हुई दिखाई दी कई फ्रंट्स पर और फेल होती हुई दिखाई दी कई फ्रंट्स पर। जैसे महंगाई के मोर्चे पर जनता ने उन्हें नाकाम करार दिया। पाकिस्तान की जहां तक बात आती है, उस मसले पर, पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा का भाव पैदा करने के मसले पर भी जनता ने उन्हें नाकाम करार दिया। लेकिन रही बात मोदी के विदेश दौरों की, तो उस पर उनका यह कहना था कि मोदी के विदेश दौरों ने भारत की जो छवि है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा किया है। काले धन को देश वापस लाने पर भी जनता का ये मानना है कि जिस दिशा में सरकार काम कर रही है वो दिशा बिल्कुल सही है। तो तमाम ऐसे मुद्दे जिन पर मोदी सरकार पास हुई और कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर मोदी सरकार फेल हुई। अगला सवाल हमने क्या किया, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से जुड़ा हुआ, और उसका जवाब क्या रहा, ये नतीजा जानते चित्रा से। हमारा 17वां और 18वां ये सवाल है और बेचैन भारत को अपने इस दबंग नायक से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं शीतल, और इसी वजह से ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है जब 17वें सवाल के साथ हम लोगों के बीच गए उसका जवाब क्या मिला। सीधे सवाल पर आते हैं, मोदी सरकार का 1 साल का प्रदर्शन कैसा रहा है? अच्छा बताते हैं 56% लोग, औसत बताते हैं 26% लोग, बुरा बताते हैं 16% लोग, जबकि 2% ऐसे हैं जिनका कहना है कि कह नहीं सकते। यानी कि 50% से ज्यादा 56% लोगों की तादाद ऐसी है जो मोदी सरकार का 1 साल का प्रदर्शन बेहतर आंक रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, जिनका कहना होता है कि मैं सिर्फ 4 से 5 घंटे ही सोता हूं और बाकी दिन लगातार काम करते रहता हूं। आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल और 18वां सवाल, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का 1 साल में प्रदर्शन कैसा रहा है? अच्छा रहा है। 64% देश की जनता मानती है कि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा रहा है, और फर्स्ट डिवीजन से यहां पर पास होते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। 20% औसत मानते हैं, 14% लोग हैं जो बुरा मानते हैं, जबकि 2% ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि कह नहीं सकते हैं। यानी कि 64% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना बड़ा भरोसा है, उम्मीदें कितनी ज्यादा हैं, और नरेंद्र मोदी को देखकर ही देश आगे बढ़ रहा है। कम से कम इन आंकड़ों से ये बात शीतल साबित हो जाती है। बिल्कुल, यानी अगर
अगर इन सवालों को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की बल्ले बल्ले है, क्योंकि कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के भी, तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अमरजीत कौर जी। अमरजीत जी, देखिए 56% लोग कह रहे हैं कि अच्छा प्रदर्शन रहा मोदी सरकार का, 64% लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने बहुत बेहतरीन काम किया, और लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है। 51% लोग कहते हैं कि नहीं। तो ये सरकार की जीत है यहाँ पर, और नरेंद्र मोदी की खास तौर से। देखिए, सवाल फिर से वहीं पहुंच जाता है कि आप किसी सेक्शन से अगर बात करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप मजदूरों की आज बात करें जिनकी पिटाई हो रही है और श्रम कानूनों में परिवर्तन ऐसे किया जा रहा है कि उनको ट्रेड यूनियनों से और लेबर लॉ प्रोटेक्शन से बाहर कैसे फेंका जाएगा, जिनकी कल नेशनल कन्वेंशन है जो हड़ताल के बारे में चिंता कर रहे हैं, डेट तय करने वाले, अगर उनसे कोई पूछने के लिए जाएगा तो वो नंबर नहीं देने वाले हैं। और अगर किसानों से कोई पूछने के लिए जाएगा तो ये जितना मर्जी दावा ठोकते रहें कि किसान के हित के लिए कानून लाए हैं, नीचे किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तो अगर इन सेक्शंस के पास जाइएगा तो ये परसेंटेज जो 56% है ये बहुत गिर जाएगी। जहां तक ठीक है मोदी जी, विजय गोयल जी से इस पर रिएक्शन ले लेती हूँ। बीजेपी के नेता विजय गोयल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ प्रेम शुक्ला भी जुड़े हैं, एडिटर दोपहर का सामना। विजय जी, ये कहना है अमरजीत जी का और विपक्ष का कि ठीक है नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई, और हमारा सर्वे भी ये कहता है कि उनके प्रदर्शन को जनता अच्छा आंकती है 64%, लेकिन इनका ये मानना है कि निचले तबके तक, किसान तक, उस मजलूम वर्ग तक मदद नहीं पहुंची है। वहां अगर सर्वे होता तो शायद ये आंकड़े फर्क होते, ये इनका मानना है। देखिए अमरजीत कौर जी और उनकी पार्टी हमेशा ही आलोचना करते आई हैं जी, और उनसे पूछिए कि अच्छे काम क्या हुए हैं, वो एक भी नहीं काम गिनवा पाएंगे जी। आपका जो सर्वे हुआ है वो केवल व्यापारियों में नहीं हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट में नहीं हुआ, उसमें मजदूर, किसान, आम आदमी, मध्यम वर्गीय, उच्च वर्गीय सब लोग जाहिर तौर से शामिल होंगे। मैं समझता हूं पहली बात तो ये सरकार 5 साल के लिए चुनी गई, 1 साल के लिए नहीं। 1 साल का आकलन करना भी गलत है, पर फिर भी अगर आप 1 साल का आकलन करें तो मनमोहन सिंह के 1 साल से करिए, राजीव गांधी जी के 1 साल से करिए। गोयल साहब, दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री की ओर से मथुरा की रैली में इस बात का जिक्र किया गया है कि मैं आपको 365 दिनों का हिसाब देने के लिए आया हूं, और इसी वजह से ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। आप देश भर में रैलियां कर रहे हैं हजारों की तादाद में, आपने घोषित किया 5000 जनसभाएं होंगी, 200 रैलियां होंगी और 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो हिसाब इसलिए वो हिसाब इसलिए दे रहे हैं जी, क्योंकि मीडिया जो है वो तो 1 साल का क्या 100 दिन का भी हिसाब मांग रहा है, इसलिए दे रहे हैं। तो मतलब आप मीडिया के दबाव का भी हिसाब मांगेंगे, सत्ता में आने के पहले दिन आपने क्या किया, इस सवाल का भी जवाब गोयल साहब आपको देना होगा। मीडिया के दबाव में आप कब से काम करने लगे? नहीं, और विजय जी ये भी बताइए ना कि आप अगर जनता में अपनी उपलब्धियां बताने के लिए जाएंगे तो क्या ये हक नहीं है जनता को सवाल करने का कि हम आपके आंकड़ों से सहमत नहीं हैं? जब हम पूछे तो आप ये कहेंगे क्यों पूछते हो 1 साल में, और आप 1 साल के अंदर ही बताना चाहते हो सब कुछ। जवाब सुन लेते हैं विजय जी। मैंने ये कहा है, पहली उपलब्धि ये है कि जो निराशाजनक माहौल था उसको इस सरकार ने खत्म किया है। दूसरी उपलब्धि यह है जो भ्रष्टाचार था दुनिया भर का पिछले 10 साल की, खासतौर से सरकार के अंदर, उस भ्रष्टाचार को समाप्त किया है। एक भी आंकड़ा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर कोई किसी पे आरोप लगा सके। तीसरा, दलालों का राज खत्म हो गया है। आज केंद्र सरकार में और कहीं पर आपको कहीं दलाल घूमते नजर नहीं आएंगे। चौथा जो है, महंगाई जो है कम हुई है। अगर आप विभिन्न क्षेत्रों के अंदर देखेंगे नहीं, हमारे सर्वे में जनता महंगाई को बढ़ा हुआ मान रही है। लोगों के लिए जिस तरह की देखिए बढ़ावा नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप सीमेंट लीजिए, लोहा लीजिए, ईंट लीजिए, सब में कमी है। रोज मकान कहाँ बनते हैं गोयल साहब? प्याज है, दाल चावल रोटी अगर आप खरीदने के लिए और बनाने के लिए जाइए तो देखिए आम आदमी का हाल कितना बुरा होता है। 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से तुअर की दाल अगर मिलेगी तो गरीब जनता कहाँ जाएगी, इसको आसानी से समझा जा सकता है। 54% लोग हैं जिन्होंने माना है कि महंगाई की मोर्चे पर मोदी सरकार फेल रही है। विजय जी, दलालों को पकड़ने वाले संस्थान तो बना ही नहीं रहे आप। भ्रष्टाचार पता लग जाए वो संस्थान ही नहीं बना रहे आप। बोलने तो दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ।
मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, आप मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं जी? इतना ज्यादा क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? ठीक है, मैंने जिन चीजों के नाम गिनाए हैं उस पर तो आपने कुछ नहीं आलोचना की ना। आप दालों की बात कर रही हैं, अगर फसल खराब हो जाएंगी, अगर ओलावृष्टि हो जाएगी, अगर वो होगी तो उसके अंदर सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए या नहीं हुए, गैस के दाम कम हुए या नहीं हुए, सब्सिडी आपकी जो गैस बैंक अकाउंट्स में पहुंचती है नहीं पहुंचती है, जनधन योजना, किसान योजना, अटल पेंशन योजना, कन्या योजना, ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए हैं। सुरक्षा योजना, आप इनके योजनाओं का 15-15 करोड़ लोग जो फायदा उठा रहे हैं वो सब आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? योजनाएं हैं, डिलीवरी नहीं है। निंदा करनी आसान होती है किंतु एक काम करता है आदमी। ये योजनाएं मैं मानती हूँ, आप जो कह रहे हैं 15 करोड़ में डिलीवरी है विजय जी, सारी योजनाएं मैं मान रही हूँ जो डिक्लेयर हुई, मैं मान रही हूँ। एक और गेस्ट है हमारे साथ, उनको भी मुझे जोड़ना है। अमरजीत जी एक और गेस्ट है हमारे साथ, उन्हें भी जोड़ना है। प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, अच्छी बात, अच्छी खबर सरकार के लिए ये कि 56% जनता मानती है कि मोदी सरकार का 1 साल का प्रदर्शन अच्छा है। 64% जनता कहती है कि मोदी एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। लेकिन जो बुनियादी मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या युवा को रोजगार का मुद्दा हो, उस पर जनता संतुष्ट नहीं है। को अच्छा कह रहे हैं और उसके 1/3 से भी कम, लगभग 1/4 लोग वो उसको बुरा कह रहे हैं। अमरजीत जी जो है उनका जो वर्ग है वो 16% है और जो सरकार के काम से संतुष्ट और आशान्वित है उसकी संख्या बड़ी है। और अगर औसत के साथ उसको जोड़ दिया जाए तो वो डिस्टिंक्शन मार्क को प्राप्त होती है। ये जब आपने पिछली सरकार जो पैरालाइज सरकार थी, उस पैरालाइज सरकार से एक परफॉर्मिंग सरकार आपने सामने लाने का काम किया है। एक डरे हुए, सहमे हुए, नीतिगत फैसले लेने में भयभीत जो यूनाइटेड नेशंस गए हों और वहां पर वो भाषण देकर अभी रात्रि शयन के लिए नहीं पहुंचे हों और उनके द्वारा बनाया गया बिल, उनकी कैबिनेट द्वारा पारित बिल, उसको फाड़ कर एक लौंडा फेंक देता है और सरकार का प्रधानमंत्री चला तो पूरी दुनिया में आपकी इमेज एक रिमोट कंट्रोल, लाचार, भ्रष्ट और नीतिविहीन सरकार चलाने की थी। उससे आपने सरकार कैसी पाई कि जिस सरकार ने जो है क्रेडिट एजेंसीज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसने आपके बारे में विश्वास जागृत किया, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विश्वास जागृत किया, महंगाई के कुछ मदों में नियंत्रण का प्रयास हुआ, कुछ मदों में नियंत्रण निश्चित तौर पर नहीं हो पाया, जैसे गेहूं चावल का भाव तो नियंत्रित हो गया, लेकिन दाल के भाव ने जो है हमारी नींद उड़ा रखी है। तो इन भावों को भी किस तरह से जो है नियंत्रित किया जा सके और जनता को लाभ पहुंचाया लेकिन प्रेम शुक्ला जी आपके सामना में ही खबर छपती है, आपके सामना में ही खबर छपती है कि नरेंद्र मोदी विदेश दौरे से ज्यादा अगर महाराष्ट्र का दौरा कर लेते, किसानों की सुन लेते तो बेहतर होता। आपका सामना ही छापता है ये कि मोदी विदेश जाने की बजाय महाराष्ट्र आ जाते, किसानों की देख लेते, सुध ले लेते। ये कहता है कि किसानों की भी कृपया सुन लीजिए। ये नहीं कहता, नहीं ये नहीं कह रहा कि आप मंगोलिया मत जाइए। नहीं पर वो कहते हैं कि विदेश की बजाय महाराष्ट्र आ जाते हैं। मंगोलिया भी जाइए, लेकिन हमारे किसानों की भाई अब हम महाराष्ट्र के किसानों की बात अपने प्रधानमंत्री से नहीं तो किससे कहने जाएंगे? हम लोग कांग्रेस वाले थोड़े कि नवाज शरीफ से बात करने लगेंगे। चलिए दिलचस्प है आपका ये मत दिलचस्प है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पे रुकना होगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के नेता सीपी राय भी जुड़ जाएंगे और साथ ही हमारे ये तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़े होंगे और ये हमारी चर्चा, ये सबसे बड़ा सर्वे जारी होगा। अच्छे दिन आए क्या, देश का सबसे बड़ा सर्वे लगातार आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं और हमारे साथ 2 नए मेहमान जुड़ गए। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, सीपी राय, समाजवादी पार्टी के नेता। अखिलेश प्रताप जी, इस देश की जनता का ये मानना है कि ये सरकार पास रही है, सरकार का प्रदर्शन अच्छा रहा है, मोदी का प्रदर्शन प्रधानमंत्री के तौर पर अच्छा रहा है। हालांकि रोजगार की बात अगर की जाए, पाकिस्तान का अगर मसला हो या महंगाई का मोर्चा हो, यहां पर जरूर जनता नाखुश है और नाकाफी मानती है इसको, लेकिन काले धन के मसले को लेकर, विदेशों में कद बढ़ने के मसले को लेकर और भ्रष्टाचार कम करने के मसले को लेकर जनता खुश है इस सरकार के प्रदर्शन से। आपकी टिप्पणी? पहले तो मैं आपके इस जो सर्वे है उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम इसे एकदम नाइतफाकी रखते हैं। ऐसा कहीं नहीं है। इस देश की जनता
एक ही साल में माननीय मोदी जी से बुरी तरह ऊब गई है। हम आपसे भी एक सवाल करते हैं और पैनल पर जितने लोग हैं उनसे भी एक सवाल करते हैं कि क्या माननीय मोदी जी के सत्ता में आने के पहले हम भारतवासी अपने आप को शर्मिंदगी और अपमानित महसूस करते थे? जरूर जवाब दीजिएगा आप और पैनल पर बैठे लोगों से भी, क्योंकि माननीय मोदी जी ने बात कही है विदेशों में कि 1 साल पहले तक भारत में पैदा होने पे लोग अफसोस करते थे और कोसते थे कि हम क्यों भारत में पैदा हुए हैं। ये क्या प्रधानमंत्री को शोभा देती है? चलिए इसका जवाब ले लेते हैं विजय गोयल जी से। ठीक उसी तरह से है जैसे झोला छाप डॉक्टर की चर्चा की जाती है, जैसे झोला छाप डॉक्टर की कहानी होती है, उसी तरह ये एक सरकार जो है झोला छाप डॉक्टर सरकार है कि जो सेहत के लिए, दोनों के सेहत के लिए, देश की सेहत के लिए और इंसान के सेहत के लिए खतरनाक है। और एक एक करके मैं गिना सकता हूं। रोजगार जो 2 करोड़ देने की बात करते थे, जहां 50-40 लाख रोजगार हर साल मिलते थे, मोदी जी की हुकूमत आने के बाद सिर्फ 17.5 लाख रोजगार मिले लोगों को। जितने भी प्रोडक्शन करने वाले जो कोर सेक्टर हैं वो सब में प्रोडक्शन घटा है, हमारा एक्सपोर्ट घटा है, हमारा पर कैपिटा इनकम घटा है। एक हम वित्त से, विदेश से, रक्षा से, सब काम चर्चा कर सकते हैं। कोई भी एक फैकल्टी ऐसी बता दे। अभी मैं गोयल जी को सुन रहा था, वो 5-6 स्कीमें गिना डाले। चलिए आपने ये बताया कि स्कीमें यूपीए की है कि नहीं है। विजय जी से लूंगी। सिर्फ आपने नाम बदला है, सिर्फ आपने नाम बदला है। और 10 जो एक मिनट जो सोशल सेक्टर के 10 विभाग हैं उसके 66,000 करोड़ रुपए कम कर दिए हैं। आज इस सरकार की छवि ये है कि कुछ कारपोरेट हाउसेज के एजेंट बन के प्रधानमंत्री जी की छवि निकल के गंभीर संगीन आरोप है। विजय गोयल जी इसका जवाब कारपोरेट परस्त, कुछ कारपोरेट परस्त। देखिए उनका काम सिर्फ आलोचना करना है, वो विरोधी दलों में है। पहली बात तो समझ लीजिए, जिस समय 2G के स्कैम हो रहे थे, जिस समय कॉमनवेल्थ गेम्स के स्कैम हो रहे थे, जिस समय स्पेक्ट्रम के स्कैम हो रहे थे, जिस समय पाकिस्तानी 2 हमारे उनका गला काट के ले जाते थे, तो देश क्या विदेश क्या सब जगह लोग शर्मिंदगी महसूस करते थे। तो मैं समझता हूं अभी ये जो लोग प्रधानमंत्री पे आरोप लगाते हैं, देश के अंदर सूट बूट करते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, ये जो कहते हैं कि वो एजेंट हैं कॉर्पोरेट के, इनकी भाषा कोई बहुत अच्छी है क्या कि अपने प्रधानमंत्री के बारे में मलते हैं? वो प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं है, वो सबके हैं और इनको मालूम नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज में 12% बढ़ोतरी हुई है, कोल का इंक्रीज 8% हो गया है और एनर्जी के अंदर 7.5% 5 हुई है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 10% है, टूरिस्ट के अंदर 6 लाख लोग बढ़ गए हैं। तो इसलिए ये मत कहिए अच्छे दिन आए हैं तभी वो सामने नजर आ रहे हैं कि 64% लोग कह रहे हैं कि सरकार और प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है। आप पहले इनसे ये पूछिए कोई एक काम ऐसा गिनवाएं जो कि इनको सरकार का अच्छा लगता हो। ये एक काम भी नहीं गिनवाएंगे क्योंकि इनको लगता है कि एक प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया, एक प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश विकास नीचे जा रहा था उसको उसने ऊपर उठा दिया। विदेशों के अंदर आज वाहवाही हो रही है, जितने प्रधानमंत्री विदेशों के देशों में गए हैं उतने ही मनमोहन सिंह भी गए, किंतु वो उनके पर्सनल टूर जैसे थे। और जबकि हमारे प्रधानमंत्री जब जाते थे तो लगता था राष्ट्राध्यक्ष हैं, देश के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, देश की ऊंचा करने के लिए, इसलिए वो जाते थे। इसलिए मेरा है उनका क्या है, वो तो कहेंगे मैं इत्तेफाक रखता हूं। छोटी सी टिप्पणी 30 सेकंड, फिर मुझे ब्रेक लेना है। देखिए सारे मिथ्या और झूठी बातें अभी गोयल जी ने बताई। कौन सी पावर इंडस्ट्री 1 साल में जनरेशन शुरू कर देगी? जिस दिन से लगना शुरू होता है उससे मिनिमम 5 साल लगते हैं। ये यूपी एक मैं बता रहा हूं ना, वो क्या आपने वो इंडस्ट्री आपने लगाई थी? वो जो 20,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई है वो कब से लगनी शुरू हुई थी जो आप बता रहे हैं? सारे करप्शन के इंस्टीट्यूशन को आप बंद कर दें और कहीं करप्शन नहीं हो रहा है, देश के थाने खत्म कर दें और कहीं क्राइम बंद हो गया है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, अहम सवाल अखिलेश प्रताप सिंह जी का, उस पर जवाब लेंगे। और हमारे इस सर्वे के 2 सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब इस छोटे 1 साल मोदी सरकार का सबसे बड़ा सर्वे आप देख रहे हैं। और अब तक हमने जो देखा है मोदी साल का 1 साल का प्रदर्शन कैसे रहा, 56% जनता कहती है कि मोदी साल का 1 साल का प्रदर्शन
अच्छा रहा, यानी मोदी सरकार को कमोबेश कुल मिलाकर जनता ने पास कर दिया। आखिरी दो सवाल हमारे सबसे महत्वपूर्ण जो नरेंद्र मोदी की शख्सियत से जुड़े हुए हैं, उनके जवाब जानने के लिए हम चलते हैं सीधे चित्रा के पास। बिल्कुल, शाम 7 बजे से सबसे बड़ा सर्वे लगातार जारी है। 18 सवालों के जवाब देश के सामने हम रख चुके हैं और अब सबसे महत्वपूर्ण 19वां सवाल लोगों के बीच जाकर हमारा था। ये एक साल मोदी सरकार पर 19वां सवाल, क्या लोकसभा चुनावों के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है? 51% लोग मानते हैं कि मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। 37% लोग हाँ में जवाब देते हैं, जबकि 12% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कह नहीं सकते। यानी कि नरेंद्र मोदी आज भी लोकप्रियता के मामले में कहीं ज्यादा आगे बढ़े हुए हैं। यानी कि 51% लोग मानते हैं कि उनकी लोकप्रियता उतनी ही कायम है। अब आ जाते हैं अपने अगले आखिरी और 20वें सवाल की ओर, और यह हमारा आखिरी सवाल था। आज की तारीख में प्रधानमंत्री पद के लिए आपकी पसंद कौन होगा? नरेंद्र मोदी को 64% लोग मानते हैं कि आज की तारीख में ही प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहली पसंद हमारी नरेंद्र मोदी है। 7% लोग राहुल गांधी को मानते हैं। राहुल गांधी ने भले ही विपश्यना से लौटने के बाद जितनी भी कोशिशें की हों, लेकिन आंकड़ों को लेकर बहुत ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है। सोनिया गांधी को 2% मानते हैं। अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से थोड़े आगे हैं। 9% लोग केजरीवाल को, मुलायम सिंह को 1% लोग, अन्य के 3%, जबकि 14% लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी कोई राय इस पूरे मामले में नहीं दी है। यानी कि 64% देश की जनता शीतल यही मानती है कि लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी आज भी उनकी पहली पसंद बने हुए हैं। यानी कि अगर आज की डेट में चुनाव हो जाए तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए, यानी कि प्रधानमंत्री के लिए मोदी को ही वोट करेंगे, और ऐसे मानने वाले लोगों की तादाद 64% है। जबरदस्त उपलब्धि, बहुत बड़ी उपलब्धि ये नरेंद्र मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए। सीपी राय के पास चलूंगी सीधे, समाजवादी पार्टी के नेता। सीपी राय जी, आज की तारीख में प्रधानमंत्री पद के लिए 64% लोग नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं, और मोदी सरकार के एक साल के प्रदर्शन को 56% लोग अच्छा मान रहे हैं। यानी कुल मिला के नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पास है। मैं बहुत देर से जुड़ा हूं, मुझे लगता है बहस में शायद अंतिम दौर में शामिल हूं। मैं सुन नहीं पाया टेक्निकल खराबी से कि क्या क्या हो गया, लेकिन अगर आज आप चुनाव करा लीजिए तो बीजेपी की 100 से भी कम सीटें आएंगी। इस दौरान दिल्ली के चुनाव में भारी हार के बाद बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक जितने चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी हर जगह हारी है। अगर लोकप्रियता उतनी ही बड़ी है और जनता उतनी ही उनके साथ है, ये सारे चुनाव नहीं हारने चाहिए थे। और चुनाव ही मापदंड होता है किसी की जीत का, हार का और लोकप्रियता का। तो उसमें मोदी जी हार चुके हैं। मेरी निगाह में मोदी जी इस देश के मोस्ट फेल्ड प्राइम मिनिस्टर है, सबसे असफल प्रधानमंत्री है। सीपी राय साहब, लेकिन ये जनता का हाल है। सीपी राय साहब होते हैं तो हम सब जानते हैं कि सरकार, जो भी राज्य सरकार होती है, उसके पक्ष में जनता वोट करती है। तो कम से कम उस चुनावों का हवाला देकर अगर आप ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा हास्यास्पद होगा। जी, जो ही कहीं कोई चुनाव बीजेपी जीतती है उसका श्रेय ये लोग देना शुरू कर देते हैं मोदी जी को। तो अगर हार रहे हैं, मोदी जी ने खुद प्रचार किया और 3 सीट पाए दिल्ली में, तो उसकी हार मोदी जी को स्वीकार करनी पड़ेगी। नहीं, पर मोदी जी को दे रहे हैं। तो मोदी जी, बड़ी बात ये अंडरलाइन पॉइंट ये कि मोदी जी को श्रेय दे रहे हैं। आप आज चुनाव करा लीजिए, बीजेपी को 100 से कम सीटें मिलेंगी, ये मेरा दावा है। चलिए, मैं विजय गोयल जी के पास चलूंगी और जो बातें सीपी राय ने कही हैं उनका जवाब विजय गोयल जी से ले लेते हैं। विजय जी, सबसे बड़ी बात यह है, आज तक सीपी राय जी धरातल को नहीं जानते हैं। जितने भी राज्यों के आज तक चुनाव हुए हैं, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीती है। चाहे वो पंजाब के अंदर हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे छत्तीसगढ़ के अंदर हो, चाहे झारखंड के अंदर हो, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर हो, ये सारे चुनाव हम जीते हैं। अगर ये धरातल पे आ जाएंगे तो इनको आगे के लिए लाभ होगा। इस समय मोदी जी के समकक्ष दूसरा कोई नेता नहीं है, कोई प्रधानमंत्री का उनके सामने दावा करने वाला नहीं है। पब्लिक उनके काम से बहुत खुश है। 64% लोग से ज्यादा तो आपके यहाँ नजर आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ लोगों को उनसे बहुत आकांक्षाएं हैं। और जब 5 साल के बाद ये सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, 5 साल के बाद जब चुनाव होंगे तो आप ये समझिए आप सब लोग 2-2, 3-3 सीट के ऊपर सिमट जाएंगे।
तो इसलिए केवल विरोध करने के लिए विरोध मत करें जी। जितने अच्छे काम सरकार कर रही है उसका समर्थन करें। सरकार अच्छे काम कर रही है, 56% लोग ऐसा मानते हैं, जबकि 64% नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए सरकार के कामकाज का जो प्रतिशत है वो कम है, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर आपके सवाल हम लेंगे। अखिलेश जी एक मिनट आपके पास भी आऊंगे। अमरजीत जी, अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं अमरजीत जी के पास आऊंगी और फिर चित्रा का सवाल। अखिलेश जी। मैं देखिए ये पैकेजिंग और मार्केटिंग कंपनी जो बीजेपी है, मैं उसके कुछ तथ्यों को सत्य कर दूं। झारखंड में बैसाखी पे हैं, महाराष्ट्र में बैसाखी पे हैं, जम्मू कश्मीर में बैसाखी पे हैं। और कांग्रेस कहाँ है? कि जो आप तो कहीं नहीं है, ये बोलते तो आप तो कहीं नहीं है। नहीं हम वो जो बता रहे हैं हमारी हवा है। दूसरी बात, एक मिनट, जो अरे आपके असत्य को मैं बता रहा हूं। मैंने कब कहा मैं सब जगह हूं? जो आप कह रहे थे कि मैं हर जगह हूं, उसके किनारा हूं। दूसरी बात, आपने हर जगह कहा कि हमारे दिल्ली छोड़ के हर जगह मोदी जी हमारे चेहरे हैं। आपने मुख्यमंत्री कहीं नहीं बताया था, मोदी जी खुद लड़ गए, दिल्ली में हार रहे थे, तब आने वाले को चेहरा बदला था। और कोई भी फील्ड ले लें आप, कहा 56 इंच जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 64% लोग मोदी जी को आज पसंद कर रहे हैं, बिल्कुल, तब तो आज 650 सीटें उनको आनी चाहिए, क्योंकि 32-33% लोग पसंद किए थे। 32-33% लोग पसंद किए थे तो 300 कुछ सीटें आई। अब आज 64% लोग पसंद कर रहे हैं तो 570 लोकसभा है, उससे ज्यादा सीटें आ जाएंगी। तो ये भी आपके जो आंकड़े हैं ये अपने आप में कितना कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ये हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अखिलेश जी एक सेकेंड देखिए, अलग अलग राज्यों में जाकर 6000 लोगों के बीच ये सवाल मैंने पूछा था, और अगर राहुल गांधी आकर 60% पर ही ठहर जाते हैं तो उसमें कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करना चाहिए। आप अगर सीधे सीधे आरोप मोदी पर या मोदी सरकार पर उठा देंगे तो कांग्रेस को खुद के भीतर भी तो झाड़ना होगा। हम आत्मचिंतन, हमारी आत्मचिंतन करने की चिंता हम पे छोड़ दें आप। हम आपने जो कहा उस पे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आज 64% लोग उन्हें पसंद, बिल्कुल आपके पास आऊंगी, जबकि लोकसभा लोगों ने पसंद किया था। हम लोग साल प्रेम शुक्ला जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले वर्ष पर चिंतन करने बैठे हैं कि मोदी सरकार की क्या परफॉर्मेंस है, और उस पर वो लोग अत्यंत चिंतित हैं जिन्होंने 16 मई 2014 तक हर डिबेट में बात कही, सीपी राय रहे हो या आदरणीय अखिलेश सिंह जी रहे हो, कि नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में बैठते ही ये देश बंट जाएगा, इस देश की प्रतिष्ठा दूषित हो जाएगी, इस देश के विकास का चक्का जाम हो जाएगा, ये देश कई टुकड़ों में बंट जाएगा। साल भर बाद जो है, अब ये हमने जो उपलब्धियां अपने जीवन काल में नहीं कर सकी थी, उन उपलब्धियों पर जो है अब उन पर कटाक्ष करने तक सीमित रहने की इनकी राजनीतिक क्षमता। गिना दीजिए, आप एक उपलब्धियां गिना दें कि भाई भारतीय जनता पार्टी न्यूनतम 100 सीट आएगी, एक उपलब्धि 100 सीट आएगी न्यूनतम कह रहे हैं। और ये एक उपलब्धि गिनाने की बात कह रहे हैं आपसे, अखिलेश जी कह रहे हैं उपलब्धि गिना दीजिए, छूट है तो उसके लिए दिवस एक उपलब्धि गिना दीजिए। अखिलेश जी कह रहे बता रहा है एक उपलब्धि जो सबसे बड़ी जिसे आप मानते हो। नहीं, अगर नहीं मैं तो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है आपके भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया। जाने की चिंता में थे, आज उसको जो है देश का जो भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाने पर ये देश फिर से अपने कदमों पर चल रहा है। जिसको लकवा मार गया था, वो बोलते फर्राटे मारने के लिए खड़ा हो गया है। और आप जो है आपके शहजादे 51 दिन छुट्टी में चले जाते हैं, भ्रष्टाचार से निपट लिए, घोटाला कोई नहीं हुआ एक साल करके आए, तब भी आप परेशान होते हैं। अरे बता रहे हैं कि घोटाला कोई नहीं हुआ, भ्रष्टाचार से निपटने में कामयाब हुए। उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। पहली उपलब्धि यही है कि आपको इस देश के बंटवारे की जो आपकी चिंता थी वो मुझे लगता है चिता में चली गई। ठीक है, गोयल जी से फटाफट एक टिप्पणी और फिर अमरजीत जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही है। गोयल जी, मुझे बोल जा रहे थे, ये उपलब्धि है भाई, कोई आशंका नहीं है, इनकी उपलब्धि है। विजय भाई इनकी उपलब्धि बताई इन्होंने। सुनिए विजय गोयल जी सुन लेते हैं ना, अपनी उपलब्धि बताई, विजय गोयल जी सुन लेते हैं। सबसे नहीं, आप देश बचाने की चिंता में दुबले हो गए। सबसे बड़ी असंभव है मोदी जी के काल में, ये दुनिया ने जान लिया। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, विजय गोयल जी की
सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त कर दिया। जिस कोयले में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसी कोयले में सरकार के खाते के अंदर 2 लाख करोड़ लेकर आए। दूसरी बात, किसानों को फसल जब नष्ट हो जाती थी तो 50% नष्ट होने के बाद ही मुआवजा मिलता था, उनको 33% नष्ट होने पे मुआवजा निकला। ओलावृष्टि के कारण उनको जो बीज बच जाता था, अब सुनिए ना, धैर्य रखिए ना, धैर्य रखिए। अब अरे धैर्य रखिए कांग्रेसी। जनधन योजना अगली उपलब्धि है, 15 करोड़ खाते लिखे। गैस की सब्सिडी सीधे खातों में पहुंचने लग गई। जो चीजें हैं, महंगाई कम हो गई, आलू प्याज टमाटर इनके दाम कम हो गए। जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, कन्याओं के लिए योजना, महिलाओं के लिए सुरक्षा, ये सारी उपलब्धि हैं। किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड, सिंचाइयों की योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, नीति आयोग, सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये सब योजना है। ये सबसे बड़ी योजना ये है जो आपके राज्य में निराशा का माहौल था, उसको आशा का कर दिया। आपके भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया नरेंद्र मोदी। आप समाप्त हो जाएंगे। पहली बात तो ये है कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। दूसरी बात यह है कि जनता प्रश्नों पे वोट देगी, जैसे उसने प्रश्नों पे 2014 में वोट दिया। महंगाई बढ़ रही है, जनता का परसेप्शन है, क्योंकि जनता भुगत रही है और रोजगार युवाओं को मिल नहीं रहा है, वो नीचे को गिर रहा है। और उन्होंने सबसे ज्यादा वोट मोदी जी की पार्टी को दिया और मोदी जी को दिया। ये 2 मुद्दे जो हैं बहुत अहम हैं, किसानों और श्रमिकों के मुद्दों के अलावा। इसलिए ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लोग जब वोट देंगे तो इन प्रश्नों के ऊपर देंगे, पर अभी साल के बाद वोट नहीं होने वाले, ये मैं मानती हूँ। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आप भ्रष्टाचार को बताने वाले संस्थानों को खत्म करके उनको ना नियुक्त करके दावा ठोकते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ये किसी के भी गले उतरने वाली बात नहीं है। अमरजीत जी, एक निष्पक्ष अनबायस्ड ओपिनियन ले लेते हैं एनके सिंह साहब से। एनके सिंह साहब, ये जो पूरा आखिरी सवाल था हमारा, और खासतौर से इस मोदी सरकार के प्रदर्शन वाला ये पूरा साल है। ये 20 सवाल जो आपने लिए हैं, इसमें 3 पॉइंट हैं जो नेगेटिव हैं। उसमें एक महंगाई है, वो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा। दूसरा रोजगार है, रोजगार पे युवा खुश नहीं है। और तीसरा है कि पाकिस्तान को लेके आप कहीं सॉफ्ट पैडल कर रहे हैं। आप वो जो 56 इंची छाती थी वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ प्लसेस भी हैं। वो प्लसेस अगर आप देखें, पहली बार हो रहा है कि जो खेती में जो फसल खराब हुई थी उसको 50% से उसका लिमिट 33% किया गया, और 33 से नहीं किया गया। ताज्जुब करेंगे कि इस समय एफसीआई का जो टोटल किसानों से खरीद है वो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा ही है, जबकि फसल के जो क्वालिटी था वो बहुत खराब था। किसानों को उम्मीद नहीं थी, तो इसलिए अगर आप किसानों में भी गई होंगी तो यही आया होगा, एक पॉजिटिव मैसेज गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसानों को भी बेहतर मिला है, एफसीआई उनका सामान खरीद रहा है 1450 रुपए, तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन रोजगार में आप ताज्जुब करेंगी, शायद हमारे आंकड़े जो लोगों ने बताए पैनलिस्ट ने उन्होंने गलत बताया। अभी रोजगार पर भी आपका मुझे एनालिसिस चाहिए, विदेश नीति पर भी मुझे चाहिए, और तमाम मेहमानों से भी आखिरी उनकी टिप्पणी में लूंगी। एक छोटे से ब्रेक। सबसे बड़े सर्वे में 1 साल मोदी सरकार में मोदी सरकार पास रही है। 56% देश की जनता इस साल के प्रदर्शन को अच्छा मानती है। 64% आज की तारीख में भी प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी को ही पसंद करती है। हमारे पास ये आखिरी हमारा लम्हा है, आखिरी हमारा चरण है, और मैं सभी अपने मेहमानों से एक एक आखिरी कमेंट इस पर लूंगी हमारे सर्वे पर, जो इसके नतीजे आए। सबसे पहले शुरुआत करूंगी एनके सिंह साहब आपसे। देखिए, पिछले 1 महीने में इस गवर्नमेंट को लेकर परसेप्शन बदला है। एक तो सोशल सेक्टर की जो 2 स्कीमें आई हैं बीमा योजना को लेके, उससे ये परसेप्शन बदला है। किसानों को जो एफसीआई को इंस्ट्रक्शन है कि आप पूरा का पूरा उनका काला भी अगर गेहूं है तो वो भी खरीदिए 1450 रुपए, तो इससे परसेप्शन बदला है। लेकिन रोजगार के क्षेत्र में जो अभी अखिलेश जी कह रहे थे, दरअसल वैसा भी नहीं है। 14 लाख नहीं है, ये 5,40,000 सिर्फ है रोजगार। बुरी तरह रोजगार की क्षति हुई है, इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं कर रही। नतीजा ये हो रहा है कि रोजगार में 3 क्वार्टरली का अभी 2 दिन पहले लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट आई है, और उसके हिसाब से आप देखेंगी हर क्वार्टर में 1,80,000, फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में
1,40,000 और लास्ट क्वार्टर में 1,70,000 तीसरे क्वार्टर में। इसका मतलब है कि 5,40,000 सिर्फ रोजगार मिल रहे हैं, जबकि 1.25 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए। 1.25 करोड़ मिलने चाहिए। यहाँ पर नागपुर पर भी नरेंद्र मोदी है। गोयल साहब, आपसे मेरा ये सवाल है। अखिलेश जी, हमारे पास वक्त हमारे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है। हम सिर्फ एक आखिरी टिप्पणी हर मेहमान से ले सकते हैं क्योंकि सर्वे को खत्म करने का ये वक्त है। गोयल साहब, मैं माफी चाहूंगी। अखिलेश जी, आपसे एक आखिरी टिप्पणी इस सर्वे के नतीजों पर, और फिर बाकी हमारे जो मेहमान हैं उनसे। आप मुझे कह रही हैं? नहीं, अखिलेश जी से। मैं समझता हूं मोदी सरकार की सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो है पॉलिसी। अच्छा, अखिलेश जी बोल रहे हैं पहले। इन जो देखिए, आज क्या है, लगता था कि मोदी जी आने के बाद बहुत से पैसे आएंगे या बहुत से कारोबार बढ़ेगा, लेकिन वो भी नहीं है क्योंकि कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। आप देखिए, रेवेन्यू कलेक्शन घट गया, सब फील्ड में ये सरकार फेल हो रही है, किसी भी फील्ड में ग्रोथ नहीं आ रही है। 56 इंच का हर जगह आ रहा है, 56 यहां भी, आपके भी सर्वे में 56 आया। तो जो भारत के स्वाभिमान सम्मान की चर्चा किया करते थे उस पर चर्चा नहीं करते हैं। ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार, कोई यूथ, रोजगार, नौजवान सिर्फ बोलते हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो बोला है आज तक 1 रुपए स्वीकृत नहीं किए। जिसका शिलान्यास करके आ गए हैं वो बुनकरों वाली संस्था का जो 250 करोड़ का, उस पर अभी तक जियो तक नहीं जारी किया, 2 रुपए तक नहीं दिए। तो खाली बोलना ठीक है, काम नहीं चलेगा। सत्ता में आ गए हैं, आपका जो आउटपुट आएगा उस पे आपका मूल्यांकन होगा। आउटपुट ऐसा है कि 0 है। चलिए, सवाल शीतल में ले लेती हूँ। गोयल साहब, ये बात सच है कि सर्वे के नतीजे आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि देश की जनता अभी भी अच्छे दिनों के इंतजार में है। अच्छे दिन कब आएंगे? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देश की जनता को मोदी जी से बहुत आकांक्षाएं हैं, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने किया, पर मैं कहता हूं ये 1 साल है, 5 साल के अंदर एक एक उनके बातें पूरी होंगी। सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया है वो पॉलिसी पैरालिसिस तो था, उसको समाप्त कर दिया है। आप देखेंगे डिफेंस के अंदर कितने सारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे, वो सब चले हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितने सारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे, वो सब चले हैं। बहुत सारे बीमारू कारखाने, फैक्ट्रियां बंद थे, उन सबको रवानगी की गई है। और आपने देखा होगा बांग्लादेश के साथ जो भूमि अदल बदल की है, बरसों तक रुकी पड़ी थी, उसको किया गया है। और मैं समझता हूं कितने सारे बिल उन्होंने निकाले हैं इंश्योरेंस से लेकर, और ये अगर विरोधी दल उनका और थोड़ा साथ देंगे तो मैं समझता हूँ मिलके मोदी जी देश का ऐसा विकास करेंगे कि सारा विश्व आज कह रहा है कि सबसे बड़ी आर्थिक प्रगति जो हो रही है वो सिर्फ भारत के अंदर सबसे तेजी से हो रही है। इस सर्वे के नतीजे नरेंद्र मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को पास करते हैं, लेकिन बुनियादी मुद्दों पर, रोजगार, महंगाई पर फेल करते हैं। आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, लकवा थकवाग्रस्त सरकार थी, उसे उभरने में पहला साल गया। नीतिगत जो लकवा था उसका आफ्टर इफेक्ट है कि आपका एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बुरी तरह से आहत है। अब जब आप पॉलिसी पैरालिसिस से मुक्त कर जब एक निवेश के लिए और उद्योगों के लिए आप जो सकारात्मक जब संदेश देंगे तो उसके परिणाम स्वरूप निवेश आएगा, उसका आफ्टर इफेक्ट इकोनॉमी में आता है। और वो जो है आम जनता अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ में विश्वास व्यक्त कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जो लकवा थकवाग्रस्त सरकार थी वो इस सरकार की तेजी में जो है टांग अड़ाने के प्रयास के अलावा करती नहीं नजर आती। चलिए, आपकी इस टिप्पणी के लिए, आपकी इस टिप्पणी का धन्यवाद। हमारे तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस सर्वे को हमें ये खत्म करना होगा, ब्रेक का एक वक्त हो रहा है। यानी कुल मिलाकर हमारे इस सर्वे में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पास रही है। नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल के प्रदर्शन को 56% लोग अच्छा मानते हैं और खुद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर 64% लोग पसंद करते हैं।